स्टार्ट करें? यस, ठीक है। सो लास्ट टाइम स्टार्ट किया था हमने विद द जुडिशरी, कुछ याद है? रिवाइज किया था कुछ लास्ट टाइम का? एब्सेंट किया रिवाइज थोड़ा सा, पूरा जितना एटलीस्ट पढ़ाया था जो हाँ, ठीक है। चलो एक बार करते हैं इसको रिवाइज क्विकली। तो हमने बात की थी अबाउट द जुडिशरी। सी, जुडिशरी इज ऑल अबाउट टू प्रोवाइड द जस्टिस, ठीक है। और डिस्कस किया था हम लोगों ने कि अगर हमें कंट्री में प्रिवेल करवाना है रूल ऑफ लॉ, प्रिवेल करवाना है डेमोक्रेसी, तो रोल किसका बन गया यहाँ पे इंपॉर्टेंट? जुडिशरी का, ठीक है। कि अगर गवर्नमेंट कभी भी ऑटोक्रेटिक बनती है या सिटीजन्स के राइट्स को वायलेट करती है, तो अल्टीमेटली वहां पे रेमेडी प्रोवाइड कौन करेगी? जुडिशरी। लेकिन उसके लिए वो खुद क्या होनी चाहिए? इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो हमने इंडिपेंडेंट की बात की थी कि जजेस शुड वर्क विदाउट फियर, विदाउट प्रेशर, राइट। एंड वी ऑल नो कि हमारे यहाँ पे जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को इंश्योर किया गया है थ्रू वेरियस मींस। फॉर एग्जांपल, याद आ रहा है? अपॉइंटमेंट कोलेजियम करती है, राइट। सो जुडिशरी अपना खुद का अपॉइंटमेंट खुद देख रही है, तो यहां से उनकी इंडिपेंडेंस आती है। दूसरा, भाई उनका रिमूवल प्रोसेस इतना इजी था क्या? नहीं, इट वाज वे डिफिकल्ट। और साथ साथ हम जानते हैं कि भाई उनको अपने टेन्योर की पूरी सिक्योरिटी थी, याद है? एज 62 फॉर हाई कोर्ट, 65 फॉर सुप्रीम कोर्ट। उससे पहले उन्हें कोई भी वहां से हटा नहीं सकता। हटाना है तो उसका प्रोसेस भी क्या है? बहुत ज्यादा डिफिकल्ट। और यही रहा है कि इंडिया में आज तक किसी जज को रिमूव नहीं किया गया है बाय पार्लियामेंट, ठीक है। तो उनको रिमूव करने की अथॉरिटी किसके पास है? विद द पार्लियामेंट, ठीक है। इसका भी डिस्कस किया था हमने प्रोसेस। और तीसरी चीज थी, याद है उसकी? सैलरी चार्ज्ड ऑन सीएफआई, ठीक है। कि वो ऐसे प्लेस से आता है जिसके ऊपर पार्लियामेंट वोटिंग नहीं कर सकती। सो दे कैन नॉट बी प्रेशराइज्ड, ब्लैकमेल्ड एनी हाउ। और इवन पार्लियामेंट के फ्लोर पे जजेस का जो भी बिहेवियर है, इट कैन नॉट बी डिस्कस्ड, ठीक है। तो इस तरीके से उनको एक ऐसा एनवायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है सो दैट दे कैन वर्क फियरलेसली, ठीक है। एंड दैट इज द मेन थिंग जिससे हम क्या इंश्योर करेंगे यहां पे? इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ठीक है। तो यहां पे वही लिखा हुआ है पूरा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के बारे में। देन कैसे उन्हें वहां पे प्रोटेक्ट किया जाता है, डिस्कस किया था हम लोगों ने रिगार्डिंग टू योर कोलेजियम सिस्टम। कौन होता है कोलेजियम में भाई? सीजीआईएन कितने बाकी? सारे 4, ठीक है। 4+1, तो 4 सीनियर मोस्ट जजेस एंड 1 योर सीजीआई, ये क्या बनाता है? कोलेजियम, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट, उनका ट्रांसफर, एवरीथिंग इज रिकमेंडेड बाय हुम? रिकमेंडेड बाय कोलेजियम, ठीक है। और हम जानते हैं कि इवन किसी भी पर्सन को जज बनना है तो उसके लिए क्या है? फिक्स क्राइटेरियाज भी हैं। तो इवन जजेस भी, कोलेजियम भी अपने मन से किसी को जज नहीं रिकमेंड कर सकते हैं, राइट। भाई उसके लिए दोज कैंडिडेट शुड फुलफिल व्हाट? क्राइटेरिया। डिस्कस किया था हम लोगों ने कि 5 years एज हाई कोर्ट जज और 10 years एज अ प्रैक्टिस एज अ एडवोकेट, ठीक है। तब कहीं जाके बनती है पॉसिबिलिटी कहां पे? सुप्रीम कोर्ट के अंदर, राइट। फॉर हाई कोर्ट अगेन 10 years क्या चाहिए आपको? एडवोकेट होने का एक्सपीरियंस, राइट। फॉर डिस्ट्रिक्ट जज 7 years, फॉर सबऑर्डिनेट कोर्ट 3 years। तो हर एक प्लेस पे वो क्राइटेरिया मेंटेन किया हुआ है सो दैट, ठीक है, वही जजेस आएंगे जो क्वालिफाइड होंगे टू होल्ड दैट पोस्ट, ठीक है। फिर बाकी बातें, ठीक है। पावर्स ऑफ जुडिशरी हम जानते हैं कि भाई जुडिशरी के पास पावर्स बहुत सारी हैं। फॉर एग्जांपल किसी भी क्राइम में, राइट, रिमेंबर इंडिया में जब तक कोर्ट प्रूव ना कर दे, वी ऑलवेज से प्रूवन लाइक गिल्टी अंटिल प्रूवन वाला सुना हुआ डायलॉग, ठीक है। कि कोई भी पर्सन तब तक गिल्टी नहीं माना जाएगा जब तक कोर्ट उसको ना बोल दे। हमारे इंडिया में क्या होता है? मीडिया ट्रायल, कि मीडिया विल फिक्स कि बंदा क्रिमिनल है या नहीं, गिल्टी है या नहीं, बट एक्चुअली इट इज ऑन अ कोर्ट। जब तक कोर्ट नहीं मानता तो आप गिल्टी नहीं हो। दूसरा, इवन कोर्ट ओनली हैव अथॉरिटी टू गिव यू पनिशमेंट। आर्टिकल 21 जब भी हम पढ़ते हैं, ठीक है, राइट टू डिग्निफाइड लाइफ,
योर लाइफ कैन बी ओनली टेकन बाय रूल ऑफ लॉ, ठीक है, और उस लॉ के अकॉर्डिंग पनिश कौन करती है? कोर्ट, ठीक है। और इवन कोर्ट को यह भी अथॉरिटी है कि अगर कोई क्या करे, उसका कंटेम्प्ट, कोर्ट के ऑर्डर्स को अगर आप करोगे वायलेट, तो कोर्ट को उसके लिए भी आपको पनिश करने की अथॉरिटी है, ठीक है। दैट इज हाउ कोर्ट एक्सरसाइजेस इट्स अथॉरिटी। और रिमेंबर भाई, लोग के अंदर जो फियर है कोर्ट का, तभी तो है ना, बिकॉज जानते कोर्ट की बात नहीं मानी तो कोर्ट एक और केस चलाएगा, कौन सा वाला? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, राइट। फिर डिस्कस किया था हमने रिगार्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट। भी ऑल नो सुप्रीम कोर्ट का एक्चुअल जो प्रीडिसेसर था कब फाउंड हुआ था? 1937 में। किस नाम से? फेडरल कोर्ट, ठीक है। और हम जानते हैं भाई उस टाइम पे हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील कौन सी थी? प्रिवी काउंसिल, जो लंदन में थी, ठीक है। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील कौन बन गया? दिस कोर्ट। तो नाम भी क्या हो गया? चेंज। और वो नाम में सिग्निफाई होता है ना सुप्रीम, दैट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील फॉर एनीथिंग इन इंडिया राइट नाउ, राइट। तो उसकी बात की, वी ऑल नो कि उसकी जो पावर्स दी हुई है कहां से कहां तक है? आर्टिकल 124 टू आर्टिकल 147 तक, पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। फिर यहां पे दिया हुआ है कितने जजेस हैं, ठीक है। अब जजेस का जो नंबर है इट इज कीप ऑन चेंजिंग, बिकॉज जब शुरुआत हुई तो 4, फिर 7 और फिर ये बढ़ते गए आगे, राइट। अब जब भी बात आती है कि ये नंबर चेंज कैसे होते हैं, देखो इसको चेंज करने की अथॉरिटी इज विद द पार्लियामेंट। इज विथ हुम? पार्लियामेंट, ठीक है। और पार्लियामेंट इसके लिए एक अमेंडमेंट का बिल पास करती है, लेकिन इस अमेंडमेंट में कौन सी मेजॉरिटी चाहिए होती है? सिंपल मेजॉरिटी, बिकॉज ये रूटीन मैटर है, ठीक है। अगर कोई स्पेशल मैटर होता तो मेजॉरिटी भी कौन सी होती वहां पे? स्पेशल मेजॉरिटी। इज इट क्लियर? ठीक है। फिर हमने बात की यहां पे, ठीक है, कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के रिगार्डिंग क्या प्रोसेस है। वी ऑल नो कि इंडिया का सीजीआई कौन बनता है? जो एग्जिस्टिंग सुप्रीम कोर्ट में क्या हो, सीनियर मोस्ट जज होता है, वही ऑटोमेटिक क्या बनेगा? सीजीआई। वी ऑल नो इंदिरा गांधी ने 2 बार ट्राई किया था और किया भी था, क्या कि सीनियर मोस्ट को अपॉइंट ना करके किसी और को अपॉइंट कर दिया। समझ में आया? 1950 से हमारे यहां प्रैक्टिस थी टू अपॉइंट सीनियर मोस्ट, ठीक है। बट इन बिटवीन कुछ 4-5 सालों में बदलाव हुए। बट सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में, हमने बात की थी सेकंड जजेस केस के बारे में, याद आ रहा है कुछ? ठीक है। उस सेकंड जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? भाई इट इज मैंडेटरी कि हमेशा सिर्फ और सिर्फ कौन अपॉइंट होगा? सीनियर मोस्ट जज एज अ सीजेआई, ठीक है। कोई भी इसको डाइल्यूट नहीं कर सकता, नो वन। तो सेकंड जज केस के बाद से हालांकि फिर वो चीज कभी हुई भी नहीं इंडिया में, ठीक है। और डिस्कस किया था हमने एग्जांपल, हमारे जस्ट एक्स सीजीआई कौन हुए? गवई, ठीक है। और जस्ट उनके बाद कौन आया? सीजीआई सूर्यकांत, ठीक है। तो वही क्यों हुआ है? बिकॉज उस टाइम पे वो क्या थे? सीनियर मोस्ट जज इन सुप्रीम कोर्ट। और रिमेंबर जो हम डिस्कस किया था हम लोगों ने कि अगर सीनियर मोस्ट जज की लेट से रिटायरमेंट होने वाली है 2 मंथ्स के अंदर, कोई दिक्कत नहीं, तब भी वही अपॉइंट होगा एज सीजीआई, भले ही 2 मंथ्स के लिए, लेकिन अपॉइंट तो वही होगा। समझ में आया? इस प्रोसेस को कोई भी ब्रेक नहीं कर सकता। फिर हम डिस्कस किया था, ठीक है, रिगार्डिंग टू योर हाई कोर्ट, ठीक है। इवन डिस्कस किया था हमने पावर, देखो डिफरेंस क्या पावर में था? सुप्रीम कोर्ट कैन डील विद ऑल दोस केसेस जो पूरे इंडिया से आते हैं। हाई कोर्ट डील करता है ओनली विद दोस केसेस जो एक स्पेसिफिक स्टेट से आते हैं, जहां तक उस हाई कोर्ट का क्या है? ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है। कुछ मैटर्स जो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, कौन से होते हैं? सेंटर एंड स्टेट के डिस्प्यूट और स्टेट एंड स्टेट के डिस्प्यूट्स, ठीक है। तो वो होता है सुप्रीम कोर्ट का एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है। अब अगर बात फंडामेंटल राइट की आती है तो इन केस ऑफ फंडामेंटल राइट यू हैव 2 ऑप्शंस, 1 यू कैन अप्रोच टू हाई कोर्ट, सेकंड यू कैन अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट। समझ में आया? तो इसको हम बोलते हैं ओरिजिनल, नॉट एक्सक्लूसिव। क्या बोलेंगे इसको हम? ओरिजिनल, ठीक है। कि सुप्रीम कोर्ट के पास फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग पावर है, लेकिन वो सेम पावर हाई कोर्ट के पास भी है,
ठीक है। तो ओरिजिनल मीन्स व्हाट, कि एज अ विक्टिम यू कैन रीच टू दैट कोर्ट इन अ फर्स्ट इंस्टांस। इन अ फर्स्ट इंस्टांस वो टर्म होता है कि जब भी हम किसी चीज के आगे अटैच करते हैं टर्म व्हाट, ओरिजिनल, राइट। अब इंडिया में ये भी है कि स्टार्टिंग में तो बोला गया था कि हर स्टेट का अपना हाई कोर्ट होगा, बट जो बाद में पॉसिबल नहीं हुआ, इसीलिए हुआ क्या, 7th अमेंडमेंट एक्ट पास करके ये बोला गया कि 2 और मोर देन 2 स्टेट्स के लिए भी एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है, ठीक है। और है भी भाई, राइट नाउ इंडिया में सिर्फ कितने हाई कोर्ट्स हैं, 24, ठीक है। और स्टेट्स कितने हमारे यहां पे, 28। तो मतलब कितने स्टेट्स के पास हाई कोर्ट है, 24, पक्का 22। बताइए कितने स्टेट्स के पास अपना हाई कोर्ट है फिर, क्योंकि 24 तो टोटल है हमारे यहां पे हाई कोर्ट्स। याद है, यूटीज, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, ये भी तो हाई कोर्ट हो गए। तो एक्चुअल में सिर्फ कितने स्टेट्स के पास है, 22। समझ में आया? कल भाई क्लास में पढ़ाया था, डिस्कस किया था हम लोगों ने, सही जवाब दिया था इसने। चलो ठीक है। फिर हमने बात की थी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में। अब भाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अप्रोच थोड़ा अलग होता है अपॉइंटमेंट का, यहां पे कोलेजियम इन्वॉल्व नहीं होने वाली है, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के रिगार्डिंग डिस्कस किया था हम लोगों ने, भाई यहां पे गवर्नर और हाई कोर्ट ऑफ दैट कंसर्न स्टेट विल बी इन्वॉल्व, ठीक है। तो वो कोई भी पर्सन जो एटलीस्ट 7 इयर्स से लीगल फील्ड में है, लीगल प्रैक्टिस में है, एज अ एडवोकेट और एज अ सबऑर्डिनेट कोर्ट जज, दे कैन बी प्रमोटेड एज अ जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। और सबऑर्डिनेट कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनके अपॉइंटमेंट में गवर्नर, हाई कोर्ट और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, बिकॉज ये एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं उन जजेस के लिए। मतलब ये मान लो हमारी पूरी जुडिशरी के अंदर अगर कहीं एंट्रेंस एग्जाम होती है जिसके थ्रू आप जज बनते हो, इट इज ओनली दिस वन। कौन सा? सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ठीक है। बाकी सारे लेवल पे जो प्रोसेस है, ठीक है, उसमें इट इज बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन, बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन। भाई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में तो कौन था आपका? कोलेजियम, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गवर्नर एंड हाई कोर्ट। ओनली एट सबऑर्डिनेट कोर्ट वी हैव अ एंट्री थ्रू एग्जाम्स। ये चीजें याद रखना, ठीक है। तो फिर डिस्कस किया था हमने कि किसी भी जज को अगर निकालना हो, याद है बात की थी, प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, ये ग्राउंड होता है जिस ग्राउंड पे उसको हम रिमूव करते हैं। अब रिमूव करने का प्रोसेस क्या है कि भाई अगर उसको रिमूव करना है तो उसके लिए एक मोशन लाना पड़ेगा। अब वो मोशन डिपेंडिंग किस हाउस में आ रहा है, अगर कहां पे आ रहा है, लोकसभा के अंदर, तो उस मोशन को बस प्रेजेंट करने के लिए 100 एमपीस का सपोर्ट चाहिए। कितने एमपीस का? 100, ठीक है। और अगर वो कहां पर आ रहा है तो कितने एमपी का? 50 एमपी सपोर्ट चाहिए, ठीक है, सिर्फ लाने के लिए। अब उसके बाद इवन डिपेंडिंग ऑन द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा और स्पीकर ऑफ लोकसभा, फिर वो उसको अप्रूव करेंगे, उसके बाद स्टार्ट होगा। उसके बाद भी क्या होगा, जिस भी हाउस में आया है वो मोशन, वो हाउस क्या कंडक्ट करेगा उसके ऊपर? इंक्वायरी ना, ठीक है। अब इस इंक्वायरी के लिए कमेटी जो बनेगी उसमें 3 मेंबर होंगे। एक होंगे आपके सीजेआई, एक होंगे, ठीक है, सीजेआई और सुप्रीम कोर्ट के कोई भी जज, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, और कोई भी एमिनेंट ज्यूरिस्ट, ठीक है। तो ये 3 लोग डिसाइड करते हैं। इफ दे फाउंड यस कि हां ये भाई साहब ने कोई काम किए हैं, तब वोटिंग होगी उसके ऊपर, उस हाउस के अंदर, ठीक है। और उस वोटिंग के लिए, ठीक है, कौन सी चाहिए यहां पे मेजॉरिटी? स्पेशल मेजॉरिटी, ठीक है, कि एटलीस्ट जिस भी हाउस में वोटिंग होगी, ठीक है, दोनों हाउसेस में उनकी टोटल मेंबरशिप का कितना होना चाहिए उस दिन प्रेजेंट? कम से कम 50% प्लस 1 होने चाहिए प्रेजेंट, ठीक है। और फिर जब वोटिंग होगी तो कितने वोट मिलने चाहिए उसको? 2/3, ठीक है। दैट इज हाउ इट इज डिफिकल्ट, और दैट इज हाउ कि आज तक कभी हमारे यहां पे कोई भी जज ऐसे हो नहीं पाया है, रिमूव नहीं हो पाया है। अब रिमेंबर, ये जो 3 लोग की इंक्वायरी कमेटी बनती है, ठीक है, ये 3 मेंबर्स इंक्वायरी कमेटी होगी, ठीक है।
इसके लिए एग्जैक्टली बात कहा हुई थी, एक एक्ट आया था, कौन सा? जजेस इंक्वायरीज एक्ट 1968। संविधान के अंदर सिर्फ यह बताया गया था कि हां, रिमूव कौन करेगी? पार्लियामेंट। बट उसके जो डिटेल प्रोसीडिंग्स कैसी होंगी वो 1968 के इस एक्ट के थ्रू फाइनली आती है इन प्रैक्टिस। ठीक है, और आज तक जो डिस्कस किया हम लोगों ने, कोई भी जज ऐसे रिमूव नहीं हुआ है। चांसेस थे, बट व्हाट दे डिड, खुद से रिजाइन कर दिया, खुद से रिजाइन कर दिया। ठीक है, तो वो चीजें यहां पर बन जाती हैं इंपॉर्टेंट, राइट। अब यहां पे आता है जो डिस्कस किया था हम लोगों ने, कि जब भी हम किसी भी कोर्ट की बात करेंगे तो हर एक कोर्ट का अपना क्या होता है? स्पेसिफिक ज्यूरिसडिक्शन। क्या होता है? स्पेसिफिक ज्यूरिसडिक्शन, कि कौन से मामले पहले कहां जाएंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी भी टाइप का कोई क्रिमिनल केस है, व्हाट डू यू थिंक, विल इट गो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट? स्टार्ट कहां से होता है वो? सबऑर्डिनेट कोर्ट से। बट इफ अ केस इज लिंक्ड विद द फंडामेंटल राइट, yes it can go to supreme court or high court in a first instance। ठीक है, तो डिपेंडिंग। ठीक है, अब यहां पर वही सब नाम दिए हुए हैं। एक तो नाम डिस्कस किया था हमने पहले ही, कौन सा वाला? एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन, और ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है, वही वाला सेंट्रल स्टेट एंड स्टेट का मैटर देखने वाला। बाकी जो अदर मैटर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के हो या हाई कोर्ट के हो, ठीक है, वो इन तीन में से किसी एक में आते हैं। समझ में आया? नंबर 1 कौन सा दिया हुआ है यहां पे? ओरिजिनल। ओरिजिनल सिंपली मींस व्हाट, कि जो भी ग्रीव्ड पार्टी है, एग्रीव्ड पार्टी कैन गो, ठीक है, एट सुप्रीम कोर्ट इन फर्स्ट इंस्टांस। दे कैन गो सुप्रीम कोर्ट इन अ फर्स्ट इंस्टांस। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, राइट। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिगार्ड में वो मैटर कौन सा है? फंडामेंटल राइट का। समझ में आया? ठीक है, दूसरी पावर कौन सी दी हुई यहां पे? एपिलेट, मतलब अपील के थ्रू। देखो नॉर्मली सबसे बड़ी पावर तो यही होती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की, राइट। वहां पर बहुत ही कम ऐसे केस होते हैं जो डायरेक्टली पहुंचते हैं, किस रूट के थ्रू? ओरिजिनल या एक्सक्लूसिव के थ्रू। मेजॉरिटी ऑफ जो केसेस हैं वो कौन से वाले होते हैं? एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन वाले, कि पॉसिबली उन पर्सन ने केस किया होगा, सबऑर्डिनेट कोर्ट सेटिस्फाइड नहीं हुए, फिर कहां गए? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सेटिस्फाइड नहीं हुए, फिर कहां गए? हाई कोर्ट सेटिस्फाइड नहीं हुए, फिर कहां पहुंचे वो? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और फिर अल्टीमेटली कौन सा आता है सुप्रीम कोर्ट का एक और पावर? एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। रिमेंबर, एक आर्टिकल है हमारे यहां पे, आर्टिकल 143। कौन सा आर्टिकल? 143। उसमें यह बोला गया है कि प्रेसिडेंट अगर चाहे तो, कौन? अगर चाहे तो किसी भी मैटर पे लीगल एडवाइस ले सकते हैं, किससे? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। ठीक है, अब प्रेसिडेंट को ऐसा एडवाइस क्यों चाहिए होगा भाई? प्रेसिडेंट को ऐसा एडवाइस क्यों चाहिए वो सुप्रीम कोर्ट के जज से? बताओ क्या हो सकता है पॉसिबल सिनेरियो? सर, प्रेसिडेंट के पास जो पावर है, मतलब कोई भी मतलब फांसी या कुछ भी नहीं, वो मैटर्स में नहीं, वहां वो वहां पे डील करते हैं इंडिपेंडेंटली। देखो भाई, अल्टीमेटली कोई भी बिल जब लॉ बनता है तो उस पर लास्ट साइन किसका होता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। जब तक वो साइन नहीं करेगा वो बिल लॉ में कन्वर्ट होगा क्या? नहीं। ठीक है, तो अगर लगता है प्रेसिडेंट को कि उससे कुछ डिस्कस करना है उस बिल के लीगल डायमेंशंस, तब वो किसको बुलाता है? सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं जाते वहां पे, मतलब वहां पे जो एम्प्लॉयज होते हैं लीगल, वो लोग वहां जाते हैं जजेस के बिहाफ पे टू डिस्कस। ठीक है, कि हाँ भाई इस मामले में क्या दिक्कतें हैं। अब आर्टिकल 143 में ऐसा है, ठीक है, इसके भी यहां पर दो पार्ट्स हैं। कितने? दो पार्ट्स। नंबर 1, कुछ मैटर्स में अगर प्रेसिडेंट किसका मांगते हैं ओपिनियन? सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कैन डिनाई कि हमें इस पे अपना ओपिनियन नहीं देना है।
बट इन अदर सम मैटर्स इट इज मैंडेटरी कि सुप्रीम कोर्ट को अपना एडवाइस देना ही पड़ेगा। समझ में आया? ठीक है, तो एडवाइजरी पावर्स में भी दो चीजें आती हैं, एक जहां इट इज ऑप्शनल फॉर सुप्रीम कोर्ट और एक जहां इट इज मैंडेटरी फॉर सुप्रीम कोर्ट। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है। नाउ व्हाट डू यू थिंक, अब सुप्रीम कोर्ट जो एडवाइस देगा टू इंडिया प्रेसिडेंट, क्या प्रेसिडेंट उसको मानने के लिए बाइंडिंग होगा क्या? यस और नो? अक्षय क्या लगता है? होगा। यस, इट इज नॉट कंपल्सरी। नाम में क्या लिखा हुआ है? एडवाइजरी। कोई दिक्कत नहीं, आने दो, कोई दिक्कत नहीं। बट प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड ना, प्रेसिडेंट इज ओनली बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। वहां पर भी नहीं, बस प्रेसिडेंट को जानना था, बस वो मैंडेटरी है। अब उसके आगे जो होंगे डिसीजंस वो खुद कौन लेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और वो उसके लिए एब्सोल्युटली फ्री है। ठीक है, तो जो कोई भी ओपिनियन हो, प्रेसिडेंट इज एब्सोल्युटली फ्री, उसके लिए ये मानना बाइंडिंग नहीं है, बिकॉज नाम में क्या लिखा हुआ है? एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। समझ में आया? ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जहां पर हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की चार टाइप की ज्यूरिसडिक्शन। पहली कौन सी थी? एक्सक्लूसिव। दूसरी कौन सी आई? ओरिजिनल। देखो ये लिखा हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स के जो मामले होते हैं, एक्चुअल में उनको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव एंड ओरिजिनल। क्या बोलते हैं उनको हम? एक्सक्लूसिव एंड ओरिजिनल, बोथ है वो। ठीक है, वहीं पे कुछ सिर्फ क्या होते हैं? ओरिजिनल, लाइक केसेस लिंक्ड विथ योर फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, और इसकी अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट को मिलती है अंडर आर्टिकल 32, रिट्स। रिट्स याद है? पढ़ा है ना? फंडामेंटल राइट मैंने पढ़ाया है ना? श्योर हो? हाँ ठीक है। अब मुझे बताओ वो रिट्स कौन से थे आर्टिकल 32 के अंदर? समीर बताओ। हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शियोरारी, को वारंटो। मीनिंग पता है? हाँ ठीक है। मैंडेमस नहीं पढ़ा? अक्षय नहीं पढ़ा? प्रोहिबिशन में हायर कोर्ट जो रहता है वो लोगों को ऑर्डर देता है, इसमें डिसीजन दे दिया को हैंडल करेगा। ठीक है, सेंसुरा भी सेम और सीएस में तो डिफरेंस क्या है? जो सेम है तो दो अलग क्यों बनाया? मतलब बेटा सेंसुरा की लेकर कुछ ऐसे डेफिनेट वगैरह कुछ देता है। मैंडेमस क्या है? भाई क्लियर बताना तू, क्यों नहीं याद आ रहा है? रिमेंबर, ठीक है, जब भी आप बात करोगे हैबियस कॉर्पस प्रेजेंट द बॉडी इन फ्रंट ऑफ कोर्ट। ठीक है, तो पहला हो गया। सेकंड होता है मैंडेमस, याद है? वी कमांड, कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी को उसका काम करने के लिए कमांड इशू कर सकता है। अगर वो काम करना उस अथॉरिटी के लिए मैंडेटरी है, फिर भी वो नहीं कर रही है उस केस में। ठीक है, तीसरा था quo warranto। quo warranto means what? by what authority सुप्रीम कोर्ट कैन आस्क कि किसी पर्सन का अगर अपॉइंटमेंट हुआ है इलीगली, ठीक है, या वो उन क्राइटेरियाज को पूरा नहीं करता है, सुप्रीम कैन आस्क अ क्वेश्चन थ्रू quo warranto। देन वी हैड अ टू जो एक्चुअल में इशू होता है अगेंस्ट
जुडिशरी लोअर कोर्ट्स के अगेंस्ट। एक कौन सा था? प्रोहिबिशन, और एक क्या था? सर्श्योरारी। व्हाट वाज प्रोहिबिशन? इट वाज ऑल अबाउट कि अगर कोई लोअर कोर्ट अपने ज्यूरिसडिक्शन के बियॉन्ड जा रहा है, उसको रोकना, उसको रोकना। व्हाट इज सर्श्योरारी? उसको रोकना प्लस वो केस जिस कोर्ट से बिलोंग करता है उसको वहां ट्रांसफर करना। दैट इज कॉल्ड सर्श्योरारी। ये डिफरेंस है, ठीक है? तो याद रखो पांचों। तो ये सारी पावर सुप्रीम कोर्ट को मिलती है अंडर आर्टिकल 32। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो। तो यहां पे वही है रिट्स के रिगार्डिंग, ठीक है। एंड देन स्पेशल पावर्स, तो एक आर्टिकल 136 नाम की होती है, ठीक है, जिसमें एक स्पेशल लीव नाम का राइट पावर है। कौन सा? स्पेशल लीव, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं स्पेशल लीव पिटीशन। फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपका कोई केस है जो चल रहा है फिलहाल अभी मद्रास हाई कोर्ट के अंदर या तमिलनाडु के किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, एंड यू एज अ पिटिशनर थिंक्स कि नहीं, ये ऐसा मैटर इंपॉर्टेंट और क्रूशियल है जिस पे सुनवाई कौन करना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट। मतलब तुम्हारे पास एक ऑप्शन था कि बाय अपील तुम जाओ, बट अपील करने का टाइम है क्या? नहीं। तो उसके थ्रू तुम अप्लाई करोगे इफ सुप्रीम कोर्ट थिंक्स कि हां कि इस केस को सुप्रीम कोर्ट में लिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट कैन टेक दैट मैटर डायरेक्टली इन देयर हैंड्स, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट को पावर कहां से मिलती है? आर्टिकल 136 से। और ये पावर का नाम क्या है? पावर ऑफ स्पेशल लीव। पावर ऑफ स्पेशल लीव। अब सुप्रीम कोर्ट इसमें चाहे कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट हो, चाहे कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे कोई हाई कोर्ट हो, कहीं पर भी वो केस चल रहा हो, उस केस को वहीं बीच में रुकवा के अपने पास मंगवा लेगा। दैट इज कॉल्ड योर स्पेशल लीव। नाउ वो सुप्रीम कोर्ट पे है, भाई तुम तो जाके फाइल करोगे स्पेशल लीव पिटीशन, बट सुप्रीम कोर्ट सेटिस्फाइड अगर नहीं है तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। सर तो ये डायरेक्ट अपील के थ्रू ही जाता है कौन सा? सुप्रीम कोर्ट के पास जो केसेस जाते हैं। देखो नॉर्मली हमने क्या बात की? टाइप ऑफ केसेस है, ठीक है। तुम्हारे पास एक ऑप्शन था कि तुम अपील्स के थ्रू जाओ, नॉर्मल एपिलेट वाला, बट इट विल टेक टाइम, ठीक है। तो तुम एक यूनिक कौन से रास्ते से? स्पेशल लीव के रास्ते से गए। सर तो वहां पे भी अपील करना, मतलब रिमेंबर, अपील करना एक जो हम बात कर रहे हैं ये लिटरल टर्म में है, और एक जो लीगल टर्म में है, तो फिलहाल भी लीगल टर्म यूज करते हैं, ठीक है, कि स्पेशल लीव का रिक्वेस्ट करना। स्पेशल लीव का रिक्वेस्ट किया जा सकता है। तो इस तरीके सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी सारी पावर्स है। और रिमेंबर, सुप्रीम कोर्ट के साथ एक और बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भाई कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स भी है, ठीक है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स मींस क्या? सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट एक्चुअली हैविंग अ पावर ऑफ लॉ। मतलब लेट से एक लेता हूं एग्जांपल में, डिवोर्स जो होते हैं केसेस, ठीक है। नॉर्मली क्या था पहले कि सुप्रीम कोर्ट या एक जो लॉ था, ठीक है, जो हमारे फैमिली लॉज होती हैं, उसके अकॉर्डिंग ऐसा होता है कि भाई अगर कोई भी कपल फाइल करता है क्या पिटीशन फॉर डिवोर्स, तो 6 मंथ्स का होता है बफरिंग पीरियड। क्या होता है? बफरिंग पीरियड, ठीक है। बट एक केस सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला एक केस में कि भाई 7 साल से दोनों पार्टीज रेडी हैं, ठीक है। तो एक काम करते ना, आज से ऐसा कि दोनों पार्टी ही एग्री है एंड दे आर साइनिंग की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, so that buffering period can be reduced to 3 months or 2 months also. अब सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ये बोला, ये लॉ बन गया अपने आप में एक, नॉट डायरेक्टली लॉ बट लाइक अ लॉ, ठीक है। तो कल को किसी हाई कोर्ट में या किसी फैमिली कोर्ट में कोई आर्ग्यूमेंट चल रहा होगा डिवोर्स के रिगार्डिंग, तो लॉयर कैन से कि एज पर दिस जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बफरिंग पीरियड कैन बी रिड्यूस्ड टू 2 to 3 months, और फिर उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज को बात माननी पड़ेगी।
समझ में आया? ठीक है, तो ये होता है पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। हालांकि सेम जो स्टेटस है वो अचीव किसको है, साथ साथ हाई कोर्ट को भी। ठीक है, हाँ, हाई कोर्ट का आर्गुमेंट आप सुप्रीम कोर्ट के जज को नहीं दे सकते जाके कि देखो सर हाई कोर्ट ने बोला है ऐसा। दे आर लाइक भाई हम बड़े हैं यहां पे। बट यस, अगर कोई हाई कोर्ट ने बोला, लेट्स से मद्रास हाई कोर्ट ने कुछ जजमेंट दिया, लैंडमार्क जजमेंट, ठीक है, उसको बॉम्बे हाई कोर्ट के किसी केस में एज अ आर्गुमेंट यूज किया जा सकता है। समझ में आया? या भले ही मद्रास हाई कोर्ट ने दिया, बट हमारे यहां पे जो बैंड्रा कोर्ट है वहां पर भी उसको उस आर्गुमेंट के लेवल पे यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये होता है दैट इज नोन अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। ठीक है, कि उसके जो वर्डिक्ट्स हैं, उसके जजमेंट जो है, दे हैव अ पावर लाइक अ लॉ। समझ में आया? चलिए आगे, चलो। ठीक है, अब यहां पे आता है एक बहुत ही यूनिक चीज, दैट इज योर PIL। कौन सा? PIL। ठीक है भाई, मैंने क्या बोला, अगर आपको लगता है कि कोई भी मैटर है जिसको लेके आपको सुप्रीम कोर्ट में जाना है, तो वो मैटर मैक्स टू मैक्स कौन सा हो सकता है? फंडामेंटल राइट्स का, सेंटर स्टेट के झगड़े का, या स्टेट एंड स्टेट के बीच के इशू का। दैट्स इट, राइट? बट इफ यू थिंक एनी मैटर इज ऑफ अ नेशनल इंपॉर्टेंस, किसका मैटर? वो नेशनल इंपॉर्टेंस का, ठीक है, और वो इन कैटेगरीज में नहीं आता है, इवन तब भी आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तब भी आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो एक नए टूल के थ्रू, दैट कॉल्ड योर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL। कौन सा? PIL। हुआ क्या था 1979 में, हमारे एक CJI थे, ठीक है, जस्टिस PN भगवती। कौन? जस्टिस PN भगवती। ठीक है, उन्होंने ये टूल एक्चुअल में ओरिजिनेट किया था व्हाइल गिविंग हिज ओन जजमेंट। ठीक है, तब से ये हो गया है कि भाई अगर आपको किसी भी चीज के रिगार्डिंग, ठीक है, विच इज इन अ पब्लिक इंटरेस्ट, नॉट योर सेल्फ, विच इज इन अ पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है, भले मामला किससे लिंक ना हो, वो फंडामेंटल राइट से, बट स्टिल यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू हुम? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, एंड दैट इज योर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल भाई जो सेक्शंस अपनी आवाज नहीं उठा सकते हैं, ठीक है, तो कोई ना कोई तो उनके बिहाफ पे जाके केस फाइल करेगा ना। चाइल्ड लेबर हो गया, ठीक है, या प्रिजनर्स हो गए, जो वुमेन्स एक्टिव है इन द प्रोस्टिट्यूशंस, वो हो गई। तो ये अपना स्टैंड अगर वहां नहीं ले पा रही है, तो उनके बिहाफ पे कोई भी पर्सन इन अ पब्लिक इंटरेस्ट जाके वहां पे PIL फाइल कर सकता है। इवन सुप्रीम कोर्ट के पास बीच में तो एक और पावर आ गई, ठीक है, कौन सा? सुओ मोटो। कि कोई रिक्वेस्ट करे ना करे, अगर किसी जज ने पढ़ लिया इन द न्यूज पर कि हाँ एक कोई इंसिडेंट हुआ है, दैट न्यूज स्टोरी कैन एक्ट एज अ पिटीशन, कैन एक्ट एज अ पिटीशन, और उस न्यूज स्टोरी को लेके वो जज खुद उस पर सुनवाई शुरू कर सकता है। समझा? सुप्रीम कोर्ट का जज, दैट्स व्हाई इतना पावरफुल है ये लोग, और वहां के लॉयर्स भी। दैट इज हाउ, ठीक है, हमें समझना है इन चीजों के बारे में। अब देखो, अब अगर हम बात करें यहां पे, ठीक है, कि जब से ये चीज आई है, कौन सी? PIL, तो बहुत से लोग, ठीक है, जो सिविल सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, लाइक दोज हु बिलोंग्स टू द NGOs और समथिंग लाइक दिस, ठीक है, तो उन्होंने इस टूल का बहुत यूज किया है। बट प्रॉब्लम क्या है बताएं? बहुत बार, ठीक है, PIL जो होता है, दैट इज योर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इस क्या बन जाता है? पर्सनल इंटरेस्ट लिटिगेशन। क्यों? बहुत से लोग जस्ट टू गेन पॉपुलैरिटी क्या फाइल करते गवर्नमेंट के अगेंस्ट? PIL, और सुप्रीम कोर्ट पनिश करता है ऐसे लोगों को। एग्जाम्पल है जूही चावला, सुना है नाम? एक्ट्रेस, ठीक है, जब 5G का आया ना स्पेक्ट्रम, ठीक है, जब 5G वॉज अबाउट टू रोल आउट,
शी वेंट टू सुप्रीम कोर्ट एंड फाइल्ड अ PIL कि गवर्नमेंट ये स्टेप ले रही है, इससे बर्ड्स का लाइफ क्या होगा, हैम्पर हो जाएगा, बर्ड्स की डेथ हो जाएगी। एंड सुप्रीम कोर्ट फाउंड दिस कंप्लीटली अनसाइंटिफिक। सुप्रीम कोर्ट ने PIL रिजेक्ट भी किया और पेनल्टी भी इंपोज किया। क्या किया? पेनल्टी भी इंपोज किया, बिकॉज दे हैव सीन इट लाइक अ पॉपुलैरिटी टूल को तौर पे आप इसको यूज करना चाह रहे हो। तो सुप्रीम कोर्ट स्ट्रिंजेंट होता है, मतलब जब आप PIL फाइल करते हो तो उस PIL को पहले स्क्रूटनाइज किया जाता है कि वेदर दिस PIL कैन बी एडमिटेड और नॉट। लगता है कि हाँ मैटर वैसा है तो एडमिट किया जाता है, नहीं है रिजेक्ट। और लगता है टाइम पास वाला है, कोई जान मुझे कर रहा है ये, तो फाइन पड़ती है उसको। समझ में आया? ठीक है, तो ये होता है द टूल ऑफ PIL, जिसको हमें ध्यान रखना है। तो यहां दिया हुआ है आर्टिकल 32 के बारे में। एंड एज वी डिस्कस्ड, ठीक है भाई, सुप्रीम कोर्ट के पास एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पावर आती है वो आती है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। कौन सी पावर? पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट कोई भी एक्ट पास करती है, ठीक है, लाइक लास्ट टाइम हम एक पता है ऐप की बात करें, गवर्नमेंट का एक ऐप आ रहा था, क्या नाम था उसका? संचार साथी ऐप। ठीक है, लेट्स से संचार साथी ऐप का जो ये पूरा बिल है पास हो गया, लॉ बन गया। ठीक है, लॉ बनने के बाद अगर कोई चाहे तो उस लॉ को चैलेंज कर सकता है, क्या बोल के कि दिस लॉ गोज अगेंस्ट फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी। एंड सुप्रीम कोर्ट हैव अ राइट कि क्या करे, वो उस लॉ को रिव्यू। एंड इफ दे फाउंड कि ये लॉ क्या है, कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल, सुप्रीम कोर्ट उस लॉ को ऑन द स्पॉट नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगा, जीरो, कि ये लॉ होता है आज से खत्म। दैट इज हाउ दे वर्क। ठीक है, तो ये पावर कहां से मिलती है इनको? फ्रॉम आर्टिकल 13 ऑफ फंडामेंटल राइट्स। देखो, जुडिशियल रिव्यू टर्म कहीं भी यूज नहीं हुआ है संविधान के अंदर कहीं भी, बट स्टिल जब हम आर्टिकल 13 को रीड करते हैं तो उसकी जो इंप्लिसिट मीनिंग है वो क्या इंडिकेट करती है? टुवर्ड्स जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, और रिमेंबर, सिर्फ फंडामेंटल राइट्स नहीं, अगर ये लॉ किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को वायलेट करता हो और गवर्नमेंट अपने स्टैंड को सब्सटैंशिएट ना कर पाए, सुप्रीम कोर्ट उस लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगा। ठीक है, एक फेमस केस था 2015 में, द NJAC केस। कौन सा केस? NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। मैंने क्या कहा, अभी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट्स ट्रांसफर्स जो हो रहे हैं उसमें कौन इन्वॉल्व? द कोलेजियम। ठीक है, मतलब अ ग्रुप ऑफ दोस 5 जजेस, CGI and 4 सीनियर मोस्ट जज। कभी कभार जब स्टेट के हाई कोर्ट का मामला होता है तो वहां का भी कौन होता है? चीफ जस्टिस में इन्वॉल्व होता है। अब प्रॉब्लम क्या थी पता है, बहुत बार लगता भी एलिगेशन कि कोलेजियम की जो एक्टिविटीज है कंप्लीटली ओपेक है, नो वन नोस ये किसको अपॉइंट करवा रहे हैं वहां पे, क्या पता वहां भी क्या चल रहा हो, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, पूरी चांसेस है वहां पे। तो लगे एलिगेशंस कि भाई वी नीड ट्रांसपेरेंसी, वी नीड अकाउंटेबिलिटी, वी नीड डाइवर्सिटी इन अपॉइंटमेंट्स। बिकॉज अभी भी ऐसा है कि कुछ 450 फैमिलीज है, कितनी? इन्हीं 450 फैमिलीज से सुप्रीम कोर्ट के सारे जज बने यहां से। ठीक है, इवन लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ DY चंद्रचूड़ जो हमारे थे CJI, उनके फादर भी क्या सुप्रीम कोर्ट के जज थे भाई। तो ये प्रॉब्लम देखने को मिली थी। तो व्हाट गवर्नमेंट डिड, गवर्नमेंट आती है एक अमेंडमेंट एक्ट पास करती है, 99th अमेंडमेंट एक्ट, और क्या बोलती गवर्नमेंट कि नहीं, अब से जो जुडिशरी में अपॉइंटमेंट्स होगा, ठीक है, वो कौन करेगा? गवर्नमेंट प्लस जुडिशरी, गवर्नमेंट प्लस। अब तक क्या था पूरा कोलेजियम के पास, अब एक ऐसी कमेटी बनेगी जिसमें 3 मेंबर सुप्रीम कोर्ट के होंगे, 3 मेंबर गवर्नमेंट के होंगे। समझ में आया? सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया और 4th जज केस बना वो। सुप्रीम कोर्ट ने बोला दिस प्रोविजन इज एब्सोल्युटली व्हाट? अनकॉन्स्टिट्यूशनल। क्यों?
बिकॉज संविधान में लिखा हुआ है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, एंड दिस पर्टिकुलर थिंग गोज अगेंस्ट दैट, नलिफाइड कर दिया ऑन द स्पॉट, और गवर्नमेंट वापस उस चीज को कभी ला भी नहीं पाई, दिस सेम गवर्नमेंट। ठीक है, फाइट रहा बोलो ना उस टाइम पे, बीच में बहुत तकरार थी बिटवीन सुप्रीम कोर्ट एंड गवर्नमेंट, बट गवर्नमेंट की हिम्मत नहीं हुई उस टाइम पे कभी नहीं हो पा रही है, बिकॉज दे अंडरस्टूड वन थिंग कि अलाउ करने नहीं देंगे इस चीज को ये लोग। समझ में आया? ठीक है, बीच में कहा भी था, जो थे ना हमारे एक्स वाइस प्रेसिडेंट, क्या नाम था, जगदीप धनखड़, ठीक है, इवन ही आल्सो टोल्ड कि अगर जुडिशरी हमारे मामलों में इंटरफेयर करेगा, देन पार्लियामेंट शुड आल्सो इंटरफेयर इन द मैटर्स ऑफ अपॉइंटमेंट्स ऑफ जुडिशरी। तो डिबेट उठा कि क्या वापस ये गवर्नमेंट लाने वाली है एनजेएसी, बट ठीक है, बात सब शांत हो गया उसके बाद। राइट, तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें याद रखना है। राइट, तो रिव्यू क्या होता है डिस्कस किया हम लोगों ने, ठीक है, कि व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू, और यहां दिया हुआ है, ठीक है, जुडिशरी एंड योर पार्लियामेंट। देखो इंडिया में सुप्रीम क्या है, संविधान, पार्लियामेंट या जुडिशरी? संविधान। राइट, रिमेंबर इन यूएस जुडिशरी इज सुप्रीम, इन यूके पार्लियामेंट इज सुप्रीम, बट इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। अब ये बोलने का मतलब क्या होता है पता है, कि इन इंडिया, ठीक है, जुडिशरी अपने प्लेस पे और पार्लियामेंट अपने प्लेस पे खुद क्या है, ऑटोनोमस और इंडिपेंडेंट, ऑटोनोमस एंड इंडिपेंडेंट। ना तो ये इनसे ऊपर है, ना ही ये इनसे ऊपर है, ऊपर सिर्फ एक चीज है, कौन सी? कॉन्स्टिट्यूशन। इज इट क्लियर? ठीक है, अब यहां ध्यान रखना कि सर इन दोनों में कभी फाइट्स नहीं होते क्या? बहुत बार हुए हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब भी हम जानते हैं ना इंदिरा गांधी के बारे में, ऐसे ही इतनी फेमस नहीं है भाई वो, ठीक है, सबके नाक में दम किया था उन्होंने। व्हाट शी यूज्ड टू डू, शी यूज्ड टू पास सम अमेंडमेंट्स, ठीक है, बात करेंगे उसकी, 25th अमेंडमेंट एक्ट, 38th अमेंडमेंट एक्ट, सब पढ़ेंगे एट द एंड ऑफ लाइक ऑल द चैप्टर्स। तो जैसे ये यहां से अमेंडमेंट पास करती थी, कौन कूद जाए बीच में? सुप्रीम कोर्ट, कि नहीं 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 नहीं, नहीं ये अमेंड क्या है, कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, अब ये जजमेंट जो दिया हुआ है ना सुप्रीम कोर्ट ने, इस जजमेंट को पलटने के लिए वापस एक और नया अमेंडमेंट लेकर आती थी इंदिरा गांधी। ठीक है, क्या बोल के बताए कि नहीं नहीं ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं हमको बोलेगा। फिर कहां मामला आएगा? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट अगेन क्या बोलता था, ये चीज क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। जजमेंट आया, वापस क्या होगा, नया अमेंडमेंट। राइट, दैट इज टॉम एंड जेरी वाला गेम, इट यूज्ड टू गो ऑन। एक्चुअल में ये पूरा मामला शांत तब हुआ जब केशवानंद भारती नाम का जजमेंट आता है। कौन सा? केशवानंद भारती, सबसे लैंडमार्क जजमेंट माना गया, और एक्चुअल में उसके बाद जो टसल था बिटवीन गवर्नमेंट एंड योर सुप्रीम कोर्ट, वो शांत हुआ। ठीक है, गवर्नमेंट बोल लो, पार्लियामेंट बोल लो, ठीक है, तो तब कहीं जाके शांत हुआ। हालांकि उसके बाद भी टाइम टू टाइम वो चीजें ऊपर आई। फॉर एग्जाम्पल जब वो आया एनजेसी वाला मामला, अगले 4 साल तक दिक्कत थी ये वाली कि अपॉइंटमेंट्स को लेकर क्या थी, टसल। गवर्नमेंट लाइक अच्छा हमारी बात नहीं मानोगे, हमारा जो राष्ट्रपति है साइन नहीं करेगा तुम्हारी फाइल के ऊपर, जाओ। और हुआ कि पेंडेंसी बहुत बढ़ गई जजेस की, हाई कोर्ट्स में स्पेशली। राइट, होता क्या था, ये नाम रिकमेंड करते थे और वो लोग नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे वो नाम रिजेक्ट कर देते थे, नया नाम लेकर आओ। फिर अल्टीमेटली कहीं ना कहीं एक बोलते ना मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ उनके बीच में। ठीक है, तो अब ठीक है, सिंपल है चीजें फिलहाल। तो इसीलिए सुप्रीम दोनों नहीं है, दोनों के पास अपनी अपनी स्पेसिफिक पावर्स हैं। ठीक है, दोनों अपने डोमेन में इंडिपेंडेंट हैं। राइट, ना तो सुप्रीम कोर्ट सबऑर्डिनेट है पार्लियामेंट के, और ना ही पार्लियामेंट सबऑर्डिनेट है सुप्रीम कोर्ट। समझ में आया?
ठीक है। तो दिस इज हाउ कि ये जो चीजें हैं वो यहां पे चल रही थी। भाई पार्लियामेंट के पास पावर है लॉ पास करने का, संविधान को अमेंड करने का, और इवन सुप्रीम कोर्ट के किसी जजमेंट को रिवर्स करने का। सर तो ये दोनों एक दूसरे के मतलब डिसीजन के ऊपर जज कोई भी स्टेटमेंट दे ही नहीं सकते। नहीं, हाँ स्टेटमेंट तो नहीं कर पाएंगे ये उसको प्रॉपरली बिल लाके चेंज करवा देंगे, बट दे कैन नॉट से कि वो जज ने ये काम किया, नहीं, वो अलाउड नहीं पार्लियामेंट के अंदर। और ना ही ये अलाउड सुप्रीम कोर्ट के अंदर है कि पार्लियामेंट के फ्लोर पे राहुल गांधी क्या बोल डिस्कस हो। तो दोनों ने वो रेस्ट्रेंट मेंटेन किया हुआ है, ना तू यहां आएगा ना मैं वहां जाऊंगा, खत्म, उस तरीके से। क्लियर हुआ? तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। तो पार्लियामेंट लॉ पास कर सकती है, संविधान को अमेंड कर सकती है, या फिर किसी भी जजमेंट को रिवर्स करने के लिए बिल पास कर सकती है, बिल या मोशन। वेयर एज सेम गोज टू योर जुडिशरी, ठीक है, कि वो भी किसी अमेंडमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू करके किसी भी लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। तो वो दोनों में क्या है, वो कांस्टेंट उनकी अपनी पावर्स हैं, ठीक है, और दोनों के दोनों अपने डोमेन में क्या है, ऑटोनोमस। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो, राइट। तो ये हमारा पार्ट हुआ कंप्लीट, कौन सा, जुडिशरी, ठीक है। अब आते हैं ऑन द न्यू टॉपिक दैट इज योर फेडरलिज्म। विच टॉपिक? फेडरलिज्म, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फेडरलिज्म? कोई बताएगा मुझे? बताइए, डिस्कस किया है हम लोगों ने, इसलिए पूछ रहा हूं। बिटवीन, वेरी गुड, ठीक है भाई। जहां कहीं भी जिस भी कंट्री में पावर क्या होती है, शेयर्ड और डिवाइडेड, ठीक है, बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ठीक है, दैट इज कॉल्ड योर फेडरलिज्म। समझ में आया? ठीक है। अब जब भी हम बात करेंगे क्या इंडिया एक फेडरल कंट्री है? यस इट इज। अब मुझे यह बताओ, क्या संविधान में कहीं लिखा हुआ है कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है? मैं बोल रहा हूं कि यस, इंडिया एक फेडरल नेशन है, नो डाउट, क्योंकि हमारा पावर क्या है, डिवाइडेड है सेंटर और स्टेट के बीच में। बट अब सवाल मेरा यह है कि क्या संविधान में कहीं लिखा हुआ है कि इंडिया इज अ फेडरल नेशन? यस और नो? तो कैसे बन गए हम फिर फेडरल? लिखा ही नहीं है। ओके, पावर्स डिवाइडेड है, तो यही उसका एविडेंस है, करेक्ट है, ठीक है। रिमेंबर, कहीं भी टर्म फेडरल या फेडरेशन यूज्ड नहीं है, ठीक है। अब इसके लिए हम रेफरेंस लेंगे एक आर्टिकल का, ठीक है, दैट इज योर आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा आर्टिकल? 1। तो आर्टिकल 1 टॉक्स अबाउट नेचर ऑफ इंडिया, और जब वो नेचर की बात करता है वो क्या बोलता है बताएं? इंडिया इज व्हाट? यूनियन ऑफ स्टेट्स। इट डज नॉट कॉल इट फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, इट डज नॉट कॉल इट फेडरेशन ऑफ स्टेट, इट कॉल्स इट यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। देखो डिफरेंस क्या है पता है कि यूनियन ऑफ स्टेट को लिखने का मतलब क्या था, इसका दो मीनिंग था। नंबर 1 कि इंडिया में जो ये स्टेट्स हैं, ठीक है, इनके साथ कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है ज्वाइन होने का इंडिया में, और दूसरा इन स्टेट्स को इंडिया से सिसीड होने का अधिकार नहीं है। सिसीड मींस अलग होने का अधिकार नहीं है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, क्या इंडिया में महाराष्ट्र अलग से इंडिपेंडेंट हुआ था क्या? यूपी अलग से इंडिपेंडेंट हुआ था? मद्रास, बिहार, आसाम? नहीं ना, ठीक है।
भाई हमारी इंडिपेंडेंस आई थी एज अ होल नेशन, ठीक है। तो इसीलिए इट इज नॉट अ एग्रीमेंट बिटवीन द स्टेट्स कि हाँ उनके बोलने पे वो मर्ज हुए और फिर कंट्री बना ना। कंट्री था, इंडिपेंडेंट हुआ और कंट्री में गवर्नेंस प्रॉपर चले इसलिए हमने स्टेट्स बनाए हैं, ना कि स्टेट्स ने हमें बनाया है। समझ में आया? क्यों पता है? यूएस में ऐसा ही हुआ है। यूएस का ऐसा था कि भाई यूएस में पहले 13 कॉलोनीज थी। क्या 13 क्या थी? कॉलोनीज, ठीक है। इन लोगों ने एक साथ किसके अगेंस्ट फाइट किया? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, अमेरिकन रेवोल्यूशन के अंदर। और बाद में क्या हुआ? दे ऑल केम इनटू एग्रीमेंट कि हम 13 स्टेट्स मिलके एक कंट्री बनाएंगे। समझ में आया? दैट्स वाई नाम क्या है उनका? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कि ये पहले थे फ्रेगमेंटेड, दे ऑल एग्रीड अपॉन कि हम साथ में आके कंट्री फॉर्म करेंगे। इसको हम बोलते हैं फेडरेशन। क्या बोलते हैं इसको हम? फेडरेशन। बट क्या इंडिया ऐसे फॉर्म हुआ है क्या? नहीं। इसलिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? यूनियन ऑफ स्टेट्स, नॉट दी फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। समझ में आया? ठीक है। और सिसीड मतलब क्या? कि कोई भी स्टेट अपने आप को इंडिया से अलग नहीं कर सकता, अलाउड ही नहीं है। ठीक है। देखते हैं ना हम बहुत बार नागालैंड साइड में, मिजोरम में भी एक टाइम पे डिमांड थी, बट क्या अलग हो पाए वो लोग? नहीं। तमिलनाडु का भी डिमांड था एक टाइम पे, तो टिल 1971 दे वांटेड अ सेपरेट द्रविड़ नाडु, बना नहीं। तमिलनाडु आज भी हमारे पास है ना, कि डाउट तुमको? नहीं ना? हाँ। तो इस तरीके से ये आर्टिकल 1 का बोलना था। ठीक है। तो वी आर अ फेडरल कंट्री बट वी डू नॉट हैव दैट टर्म एनीवेयर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। बात समझा पूरा यहां पे? तो आर्टिकल 1 उस चीज को क्लियर करता है, वेयर एज जो शेड्यूल 7 है, विच वन? शेड्यूल 7 इंडिकेट्स कि भाई इंडिया का है एक फेडरल कंट्री। क्यों? शेड्यूल 7 में वी हैव दोज 3 लिस्ट। कौन कौन सी? स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट। वेरी गुड। समझ में आया इतना पार्ट? ठीक है। कि हम फेडरल है बट फेडरल है ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है। तो मालूम कहां से पड़ता है? फ्रॉम शेड्यूल 7, जहां पे पावर को प्रॉपरली इंडिकेट या डिवाइड किया हुआ है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स के बीच में। डन? ठीक है। चलो अब ये बताओ कि आखिरकार भाई इंडिया में हमें ये फेडरल मॉडल अडॉप्ट क्यों करना पड़ा? देखो सी, अक्रॉस द वर्ल्ड कंट्रीज दो टाइप की होती हैं। एक कंट्री जहां सारी पावर सिर्फ और सिर्फ किसके हाथ में होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती है। उनको हम बोलते हैं यूनिटरी पावर्स। क्या बोलते हैं उसको हम? यूनिटरी पावर्स, की सारी पावर्स सेंटर के हाथ में है। ठीक है। लाइक ब्रिटेन जो है वो ऐसा ही है। ठीक है। बट इंडिया क्या है? एक फेडरल नेशन। नाउ व्हाट डू यू थिंक, ये फेडरलिज्म हमने क्यों अडॉप्ट किया हुआ है? सोचो, पुट योर लॉजिक, कि हमने क्यों पावर दिया स्टेट्स को? यस, ट्राई। क्यों पावर दिया हमने स्टेट्स को, या क्यों पावर दिया गया होगा? सोचो, योर पॉइंट। अगर कुछ इमरजेंसी हुई तो वो टाइम में स्टेट अपनी मतलब इमरजेंसी रहेगी तो स्टेट कैन। ये नहीं है। और सिंपली इट इज ऑल अबाउट इंडियाज डाइवर्सिटी। इंडियाज डाइवर्सिटी। ठीक है भाई, इंडिया क्या किसी भी वे में यूनिफॉर्म है क्या? ज्योग्राफी डाइवर्स है,
कल्चर डाइवर्स है, क्लाइमेट डाइवर्स है, ठीक है। तो जब हर चीज डाइवर्स है तो नीड भी क्या होगी, डाइवर्स, ठीक है। और इस कॉन्टेक्स्ट में क्या सिर्फ एक गवर्नमेंट बैठ के सारे नीड्स को एड्रेस कर पाएगी क्या, नहीं। इसीलिए स्टेट्स को पावर देना पड़ा कि सो दैट जो उनकी स्पेसिफिक नीड होगी वो उसके अकॉर्डिंग पॉलिसीज और लॉज बनाएंगे। अब समझ में आया, ठीक है, समझाता हूं। अब भाई महाराष्ट्र में लेट्स से वी हैव अ प्लेन वाला एरिया है, प्लेटो वाला एरिया है, ठीक है। और हमारे यहां क्या कल्टीवेट होता है, शुगर केन, कॉटन होता है ना कल्टीवेट महाराष्ट्र के अंदर। नॉर्थ ईस्ट कंप्लीटली हिली एरियाज है, ठीक है। वहां पे क्या कल्टीवेट होता है, नॉर्मली इट इज फेमस फॉर हॉर्टिकल्चर, फ्रूट्स, फ्लावर्स, बैम्बूज, वो वहां फेमस है। इफ यू गो टू वेस्ट बंगाल, डेल्टा वाला एरिया है, राइस, जूट, ये कल्टीवेट होता है। अब ये बताओ, अगर गवर्नमेंट सिर्फ ऑपरेट करेगी दिल्ली से बैठ के, तो भाई अगर गवर्नमेंट एक है तो उनकी पॉलिसी भी क्या होगी, एक। तो क्या ये सारे डाइवर्स नीड पूरे हो पाएंगे, नहीं। इसीलिए स्टेट्स बनाया, उनको पावर दिया सो दैट वो जो वहां की लोकल नीड्स हैं उसके अकॉर्डिंग क्या बना सके, पॉलिसीज। समझ में आया, ठीक है। और ये लॉजिक सिर्फ हमने नहीं, भाई इंडिया में जब हमसे पहले जिन्होंने रूल किया भी था, दे ऑल्सो अप्लाइड दिस पर्टिकुलर लॉजिक। इवन मुगल एम्पायर, बोलने के लिए क्या था, वो एक एम्पायर जहां पे था एक बादशाह, बट स्टिल दे अपॉइंटेड सूबेदार्स। क्या अपॉइंट किए हुए थे, सूबेदार्स, जो कि एक पर्टिकुलर सूबा या स्टेट के क्या होते थे, इंचार्ज, और वहां की नीड के अकॉर्डिंग काम करवाया करते थे। सेम गोज टू योर ब्रिटिशर्स, जब वो इंडिया में थे, ठीक है भाई, उन्होंने भी उस टाइम पे क्या बनाए हुए थे, प्रोविंसेस। क्या बनाए हुए थे, प्रोविंसेस, ठीक है। उन प्रोविंसेस का गवर्नर भी होता था, उन प्रोविंसेस की अपनी गवर्नमेंट भी होती थी। समझ में आया, तो हमारी नीड भी है और हमारी हिस्टोरिकल लीगेसी भी है। समझ में आया, इस कारण से कहीं ना कहीं हमने क्या अडॉप्ट किया है इंडिया में, विच सिस्टम, फेडरलिज्म। क्लियर हुआ इतना पार्ट, ठीक है। चलो अब देखो, फेडरलिज्म का यहां पे दिया हुआ है इंपॉर्टेंस, ठीक है, कि बहुत सी कंट्रीज ऐसी रही कि डिपेंड, फेडरेशन बहुत स्ट्रांग भी नहीं होना चाहिए और बहुत वीक भी नहीं होना चाहिए। मतलब अगर स्टेट्स को आप ज्यादा भी दे तो क्या पावर, दिक्कत हो जाएगा, कम दिया दिक्कत तब भी है। एग्जाम्पल दिया है यहां पे, ठीक है, किसको, वेट अ मिनट, वेस्ट इंडीज का नाम सुना है, वेस्ट इंडीज का लोगों ने, वेस्ट इंडीज कहां पर है ये, वर्ल्ड मैप पे बताओ जरा, किस कॉन्टिनेंट में आता है या किस ओशन के आसपास आता है? यस, इट इज नियर अबाउट टू सेंट्रल अमेरिका। जो दो मेन कॉन्टिनेंट के बीच वाला एरिया जो है वहीं पे आता है कैरिबियन आइलैंड्स। कौन सा, कैरिबियन आइलैंड्स। और रिमेंबर, वेस्ट इंडीज नाम की कंट्री है ही नहीं, ये वहां मल्टीपल आइलैंड नेशंस थे जिन्होंने बहुत बार ट्राई किया कि क्या करें, अपने आप को साथ में रख के हम यूनाइटेड और एक कंट्री बन जाए, नहीं बन पाए, बट स्टिल दे मेड अ वन क्रिकेट टीम, दे मेड अ वन क्रिकेट टीम। आज भी वो जो प्लेयर्स है ना, दे ऑल बिलोंग टू डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज, लेकिन क्रिकेट में जब वो खेलते हैं एक नाम से। कौन सा नाम, वेस्ट इंडीज के नाम से, ठीक है। अब देखो, जब भी हम बात करेंगे रिगार्डिंग टू दिस फेडरेशन, ठीक है, दिक्कत क्या हुआ, इस फेडरेशन में क्या वीक था, सेंट्रल अथॉरिटी। मैंने क्या बोला, ज्यादा स्टेट्स को पावर भी दिया तब भी क्या है, डेंजर, और कम दिया तब भी क्या है, डेंजर, ठीक है। जब सेंट्रल अथॉरिटी वीक होगी, स्टेट्स करेंगे अपने मन का काम, तो क्या वो यूनिटी वहां पे कभी रह पाएगी क्या, नहीं। तो हुआ क्या कि भाई ये पूरा का पूरा वेस्ट इंडीज जो 1958 में एक साथ आया था, डिसइंटीग्रेट हो गया सिर्फ कितने साल में, 4 साल के अंदर।
मतलब जितने यहाँ पे हम लोग 5 ईयर प्लान रन किया करते थे उतना इनका कंट्री का स्पैन हुआ करता साथ में रहने का। ठीक है, फिर वापस क्या हुआ, ठीक है, 1973 में ये लोग फिर से एक साथ में आते हैं। ठीक है, कि अल्टीमेटली इन्होंने क्या बनाया अपना, कॉमन पार्लियामेंट, कॉमन सुप्रीम कोर्ट, कॉमन करेंसी और एक कॉमन मार्केट। समझ में आ रहा है? बट प्रॉब्लम क्या है, अभी भी ऐसा है कि भले कॉमन गवर्नमेंट हो बट दैट कॉमन गवर्नमेंट हैविंग वेरी मच व्हाट, लिमिटेड पावर। ठीक है, और वो कंट्रीज जो इंडिपेंडेंटली है लाइक जमैका, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, नाम सुना होगा ये सब। ठीक है, ये सब फंक्शन करती हैं एज अ ऑटोनोमस यूनिट्स। मतलब ये आइलैंड्स ऐसे हैं जो ना साथ में रह सकते हैं ना अलग रह सकते हैं, ना साथ में ना अलग, दोनों ही हो पा रहा है इन लोगों से। अलग हो जा रहे हैं तो बहुत ही क्या हो जा रहे हैं, वीक, बहुत स्मॉल नेशंस हैं। साथ में आ रहे हैं तो फाइट्स हैं कि कौन कितना पावर एंजॉय करेगा, किसको कितना होगा रिसोर्सेस का एलोकेशन। राइट, तो ऐसे भी कुछ हमारे सामने एग्जांपल हो सकते हैं लाइक योर वेस्ट इंडीज। ठीक है, तो जस्ट हमने बात की कि एक फेडरलिज्म सिंपली मींस व्हाट, कि ऐसा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जहां पे, ठीक है, पावर्स क्या होती हैं, पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन टू सेट्स ऑफ पॉलिटीज, सेंटर एंड स्टेट्स, सेंटर एंड प्रोविंसेस, बिकॉज हर कंट्री में नाम अलग अलग हो सकता है। इंडिया में उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेट्स, रशियंस कॉल्स इट प्रोविंसेस। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि कहां पर है। और ये दोनों ही गवर्नमेंट जो होती हैं वो अपने अपने स्फीयर में क्या होती हैं, ऑटोनोमस। फॉर एग्जांपल भाई यूनियन लिस्ट में जो भी मैटर दिए हुए हैं, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ सिटीजनशिप, किस लिस्ट में आता है, यूनियन लिस्ट में। ठीक है, दैट क्लियरली मीन्स स्टेट्स बाय एनी मीन कैन नॉट इंटरफेयर इन द मैटर्स लिंक्ड विथ सिटीजनशिप। समझ में आया? दूसरा, स्टेट लिस्ट भी तो है। ठीक है, इसके अंदर कौन से आते हैं मैटर, एग्रीकल्चर, लॉ एंड ऑर्डर। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इन डोमेन्स में सेंटर इंटरफेयर नहीं करेगा उन स्टेट्स के अंदर, सेंटर इंटरफेयर नहीं करेगा उन स्टेट्स के अंदर। तो दोनों ही अपने अपने डोमेन में क्या होंगी, ऑटोनोमस। ठीक है, कुछ कंट्रीज तो बहुत ज्यादा ही फेडरल होती हैं और वो वहां पे क्या ऑफर करती हैं, डुअल सिटीजनशिप, एक कंट्री का एक स्टेट का। इंडिया में क्या है, वी हैव अ सिंगल सिटीजनशिप और स्टेट का डोमिसाइल है हमारे पास। क्या है, डोमिसाइल, विच इज जस्ट अ प्रूफ ऑफ रेजिडेंसी कि हम यहां रहते हुए आए हैं, दैट्स इट, नथिंग बियॉन्ड इट। बट यूएस में ऐसा है कि आपके पास डुअल सेट ऑफ फंडामेंटल राइट्स होते हैं, एक जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो और एक पूरे कंट्री का जो सबको कॉमनली अवेलेबल है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पर्सन है फ्रॉम टेक्सास, ठीक है, और वो टेक्सास से मूव ऑन करता है और शिफ्ट होता है कैलिफोर्निया में, कहां पे, कैलिफोर्निया में। ठीक है, नाउ जब वो कैलिफोर्निया जाएगा ना तो उसके पास जो कंट्री के लोग के पास एफआर अवेलेबल है, फंडामेंटल राइट्स, वो तो होंगे, लेकिन वो फंडामेंटल राइट जो अलग से कैलिफोर्निया वालों के पास है वो इसके पास नहीं होगा। क्यों, बिकॉज दैट पर्सन वॉज सिटीजन ऑफ टेक्सास। समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट वहां पे ऐसा है। क्या इंडिया में हमारे फंडामेंटल राइट स्टेट को चेंज करते चेंज होते हैं क्या? इट इज कॉमन। व्हाई? बिकॉज वी हैव अ सिंगल सिटीजनशिप। समझ में आया? ठीक है, इवन जो लोगों ने बात की कि भाई जब कंट्री होता है फेडरल तो हमारी पहचान भी क्या होती है, डुअल, इंडियन एंड महाराष्ट्रियन, इंडियन एंड गुजराती, इंडियन एंड हरियाणवी, इंडियन एंड गोवन, इंडियन एंड केरलाइट। ठीक है, तो देखो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब कभी भी हम डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करके साथ में रखना चाहते हैं। समझ में आया? और रिमेंबर, दोस कंट्रीज हु डू नॉट रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी, दोस कंट्रीज ब्रेक्स। पाकिस्तान, यस,
भाई ब्रेक क्यों हुआ? दे वर नॉट एक्सेप्टिंग बंगाली मुस्लिम्स, ब्रोकन डाउन. यूएसएसआर, दे वर ओनली फोकसिंग ऑन रशियन आइडेंटिटी. भाई उनके उसमें कजाक्स भी थे, उज्बेक्स थे, तजकीस थे, सब कोई था, बट कहां को बस किया? सिर्फ और सिर्फ रशियन पहचान के ऊपर. मूवमेंट हुए अंदर से, टूट गया. तो फेडरलिज्म में ये जो डुअल सेट ऑफ आइडेंटिटीज है, ये जरूरी है. समझ में आया? क्योंकि देखो लोग जुड़ाव कहां से रखते हैं? वो जहां से बिलोंग करते हैं पहले. फिर हमारी जो लॉयल्टी बनती है, इट गोज फॉर अ नेशन. समझ में आया? और उस चीज को ही कौन इंश्योर करता है? फेडरलिज्म. क्लियर हुआ? ठीक है. फिर यहां दिया हुआ है, डिस्कस किया हम लोगों ने कि भाई सबके पास क्या होती है? अपनी अपनी पावर्स होंगी. शेड्यूल 7 के एग्जांपल हमारे पास है. ठीक है. और रिमेंबर, ये पावर्स के अंदर कोई भी एंक्रोचमेंट ना करे. ना तो सेंटर एंक्रोच करे इन द स्टेट लिस्ट, और ना ही स्टेट एंक्रोच करे इन द यूनियन लिस्ट. ठीक है. इसीलिए संविधान कैसे होते हैं? हमेशा रिटन. जो लिखा है वैसा ही होगा. नो वन कैन डू सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन. समझ में आया? तो उस तरीके से इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आजकल ब्लेम होते नेहरू जी के ऊपर. क्या पता उस समय ऐसे बोलते हैं, अगर लिखा हुआ नहीं होता, अरे वो नेहरू जी ने किया था. अब तो कंट्री कैसी होगी? यूनाइटेड, पावर ओनली फ्रॉम दिल्ली. राइट. तो इसीलिए रिटन संविधान होना जरूरी है. अब देखो, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यह आता है कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, और इनमें जो इश्यूज हैं, एनी व्हेन योर, ठीक है, फॉर एग्जांपल इसमें है एग्रीकल्चर, लॉ एंड ऑर्डर, इसमें है बैंकिंग एंड फाइनेंस, करेंसी, कंट्री का डिफेंस, फॉरेन रिलेशंस. ठीक है. और कौन करंट में है? लाइक योर एजुकेशन. ठीक है. फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट. नाउ व्हाट डू यू थिंक, ये सब्जेक्ट्स इन्हीं लिस्ट में क्यों है? व्हाई एग्रीकल्चर इज नॉट देयर इन द यूनियन लिस्ट, एंड व्हाई बैंकिंग एंड फाइनेंस इज नॉट देयर इन द स्टेट लिस्ट? क्या लॉजिक से इन सब्जेक्ट्स का क्लासिफिकेशन किया गया होगा? ये बताओ. कुछ तो रहा लॉजिक. कैसी? ऐसा मन करा ना, खेत लक्कड़ बकड़ करके जो भी हाथ डाला आ गया, रख दिया नाम. रैंडम था कुछ नहीं ना? देन सोचो भाई, इसमें है ऑलमोस्ट 100 मैटर्स, इसमें है 61, इसमें है 52. तो क्या लॉजिक से ये पूरा प्लेसमेंट किया हुआ है इन सब्जेक्ट्स का? सोचो. सोचो. मैं ऐसा नहीं कि ना वाला जवाब. आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम यू. कुछ लॉजिक लगाओ अपना इसके पीछे. क्या हो सकता है पॉसिबल लॉजिक? मैं करेक्ट आंसर नहीं मांग रहा हूं. आई एम सिंपली आस्किंग फॉर अ लॉजिक. वेरी गुड. भाई वो भी इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर भी. ठीक है. देखो, यूनियन लिस्ट में वो सारे मैटर्स हैं जिसमें हमें क्या चाहिए? यूनिफॉर्मिटी जरूरी है. करेंसी. ठीक है. अब मालूम पड़ा, इन द करेंसी ऑफ महाराष्ट्र वी हैव तिलक, करेंसी ऑफ कर्नाटका कैंपेगौड़ा. ठीक है. करेंसी ऑफ गुजरात नरेंद्र मोदी. प्रॉब्लम क्या होगा? क्या हम ट्रेड एंड कॉमर्स कर पाएंगे आपस में? नहीं. इसलिए क्या चाहिए? पूरी कंट्री का एक सिंगल कॉमन करेंसी. सो करेंसी कम्स अंडर योर यूनियन लिस्ट. ठीक है. डिफेंस. क्या कल को जब वॉर होगा तो पीएम मोदी विल बैक फॉर आर्मी कि महाराष्ट्र प्लीज सेंड योर आर्मी, गुजराती प्लीज सेंड योर आर्मी? अगर करने गए तब तक कौन घुस क्या जगह? एनिमी. कहां रखा गया? इसलिए उसको इन द
यूनियन लिस्ट। ठीक है, वो मैटर्स जहां पे लोकल अप्रोच की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है? लोकल अप्रोच, स्पेसिफिक अप्रोच। ठीक है, उन्हें कहां रखा हुआ है? स्टेट लिस्ट के अंदर। लाइक एग्रीकल्चर डिस्कस किया हम लोगों ने, याद है कि महाराष्ट्र की जो ज्योग्राफी है, क्लाइमेट है, टोपोग्राफी है, उसके अकॉर्डिंग अलग क्रॉप ग्रो होंगे, तो इनकी रिक्वायरमेंट भी क्या होगी? पॉलिसी की अलग। नॉर्थ ईस्ट के लोगों की पॉलिसी अलग होगी, तो ईस्ट की पॉलिसी अलग होगी। तो ऐसे मैटर्स जहां पे लोकल अप्रोच इज रिक्वायर्ड, दे आर पुट अंडर योर स्टेट लिस्ट। बट देन वी हैव वन मोर लिस्ट, कौन सा? कॉन्करेंट। देखो इनका लॉजिक ये है, यूनिफॉर्मिटी चाहिए तो, बट नॉट मैंडेटरी, बट नॉट मैंडेटरी। यूनिफॉर्मिटी इज समथिंग विच इज डिजायरेबल। क्या है वो? डिजायरेबल। हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक। ठीक है, तो इसलिए कॉन्करेंट लिस्ट ऐसे होते हैं जहां पे सेंटर और स्टेट दोनों को लॉ बनाने की अथॉरिटी होती है। समझ में आया? हाँ, कल को अगर ऐसा हो जाए कि कॉन्करेंट लिस्ट में सेंटर और स्टेट दोनों के लॉस अगर क्लैश करें आपस में, तो किसका लॉ प्रिवेल करेगा? सेंटर का। किसके अंदर? कॉन्करेंट में जो पावर होती है। क्लियर हुआ इतना पॉइंट? ठीक है, अब समझा लॉजिक कि जिन चीजों में यूनिफॉर्मिटी चाहिए ही थी, मैंडेटरी थी, कहां रखा? यूनियन लिस्ट। वो चीज जहां पे लोकल अप्रोच की रिक्वायरमेंट थी, कहां रखा? स्टेट लिस्ट। और जहां पे यूनिफॉर्मिटी है बट कौन सी? डिजायरेबल वाली है, उन्हें कहां रखा? कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं यहां पे कि यहां पे लिस्ट का डिविजन हुआ है। ठीक है, और उनको प्रॉपर लिख के दिया हुआ है सो दैट कल को डिस्प्यूट्स ना हो बिटवीन द गवर्नमेंट्स कि ये तुम्हारा एरिया, ये हमारा एरिया। ठीक है, और अल्टीमेटली फिर भी अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है तो वी ऑल नो वी हैव व्हाट? इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ठीक है, उसको इंडिपेंडेंट रखा गया है इसीलिए सो दैट फेडरलिज्म का जो पिलर है वो खड़ा रहे हमेशा। अदरवाइज अगर ऐसा होता कि सुप्रीम कोर्ट किसके अंडर काम करता? सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो उसके जो आते वर्डिक्ट किसके फेवर में आते हमेशा? तो क्या कभी टिक पाता फेडरलिज्म? नहीं। इसलिए वी हैड अ इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ठीक है, और ये इनका ही काम होता है जो टाइम टू टाइम ये शेड्यूल 7 में जो दिया हुआ है बाइफर्केशन, इसको मेंटेन करवाते हैं। ठीक है, रिमेंबर एक और पावर होती है, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम? रेसिड्यूरी पावर्स। मतलब वो मैटर्स जो इन तीनों में कहीं नहीं है, वो कहां पर मिलेंगे आपको? ठीक है, और ये जो भी चीज इसमें आती है उस पे कंट्रोल ऑटोमेटिक किसका होता है? सेंटर का। फॉर एग्जाम्पल जब संविधान बन रहा था तो उस टाइम पे स्पेस, एटॉमिक एनर्जी नहीं थी चीजें वहां पे उस टाइम पे, तो ये किस में आती है? और ये ऑटोमेटिक किसको मिल जाती है? सेंटर को। याद रखना इस चीज को। डन? ठीक है, तो यहां पे दिया हुआ है व्हाट फैक्टर्स हेल्प इन द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ योर फेडरलिज्म। देखो सबसे मेन चीज वही है कि इट इज नॉट पॉसिबल कि स्टेट्स और सेंटर के बीच में हमेशा क्या बनाना है? पीस। थोड़ा बहुत जरूरी है क्या होना? कंपटीशन, कॉन्फ्लिक्ट, वो नहीं, मार्क करना नहीं, किसी मुद्दे पे कोई बहस को लेके। इट इज अ साइन ऑफ हेल्दी फेडरलिज्म। कौन सा फेडरलिज्म? हेल्दी फेडरलिज्म। ठीक है, और रिमेंबर ये तभी काम कर पाएगा, ठीक है, जब हर एक ग्रुप को चांस मिलेगा बात रखने के लिए अपना। ठीक है, कोई एक डोमिनेट ना होके, ठीक है, हर कोई उसमें अपनी बात रख सकता है। देखो जब कभी बात रखने का मौका नहीं मिलता है तभी क्या होते हैं? सिविल वॉर्स। क्या होते हैं? सिविल वॉर्स। और रिमेंबर इसी चीज के लिए हमने एक और मॉडल अडॉप्ट किया हुआ था, अगर याद आ रहा हो तो।
बाइकैमरलिज्म क्या था ये? क्या था बाइकैमरलिज्म? अक्षय, दो हाउस होंगे, लोकसभा एंड राज्यसभा। अब याद आ रहा है? ठीक है, तो भाई वो राज्यसभा को बनाने का पर्पस तो यही था ना कि अगर कोई भी लॉ बनती है जो एप्लीकेबल होगी ऑल अक्रॉस द इंडिया, उसमें इवन किसका कंसेंट चाहिए? स्टेट्स का भी। ठीक है, और हमारे यहां पे तो ये भी है कि अंडर आर्टिकल 368 अगर गवर्नमेंट फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज करना चाहे, किसको? फेडरल स्ट्रक्चर को। फॉर एग्जाम्पल कल को मोदी जी क्या बोलेंगे कि अब से स्टेट की अपनी पुलिस नहीं होगी, अब सिर्फ क्या होगी? इंडियन पुलिस। ठीक है, क्या करना पड़ेगा उनको? अमेंडमेंट। अमेंडमेंट के थ्रू ये मैटर यहां से कहां लेना पड़ेगा? अंडर योर यूनियन लिस्ट। ठीक है, बट रिमेंबर ऐसे अमेंडमेंट के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है? स्पेशल मेजॉरिटी की। और इस स्पेशल मेजॉरिटी में ऐसा होता है कि वो जो अमेंडमेंट पास होगा पार्लियामेंट से, उसको हाफ ऑफ द स्टेट्स का भी क्या चाहिए? कंसेंट जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम उन स्टेट्स के वॉइसेस को क्या करते हैं? प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट। कंट्री में जो कुछ भी होगा इंपॉर्टेंट, आपका रिलेवेंस रहेगा, आपसे बात की जाएगी। ठीक है, चाहे वो किस फॉर्म में हो, इन अ फॉर्म ऑफ बाइकैमरलिज्म, या फिर आर्टिकल 368 के अंदर जब भी क्या अमेंड हो रहा हो? फेडरलिज्म, तो उस अमेंडमेंट में हाफ ऑफ द स्टेट्स का कंसेंट चाहिए होता है। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल जीएसटी जब आया था, क्या आया था? जीएसटी। ओरिजिनली संविधान के अंदर ऐसा था कि सेंटर और स्टेट दोनों को ही अपने अपने टैक्स लगाने, उसका रेट डिसाइड करने और उसे कलेक्ट करने का अधिकार था, सेंटर को भी और स्टेट्स को भी। बट जीएसटी किस प्रिंसिपल पे आया? वन नेशन वन टैक्सेशन, है ना? ठीक है, तो अब यह था कि हमें स्टेट्स की जो इंडिविजुअल पावर थी उसको लेना था उनसे। तो हुआ क्या? अमेंडमेंट बिल आया वहां पे। पहले कहां पास हुआ? पार्लियामेंट में। फिर कितना कंसेंट लगा उसको? हाफ ऑफ दी स्टेट्स का कंसेंट लगा, तब कहीं जाके जीएसटी पावर में आया इनटू एग्जिस्टेंस। समझ में आया? तो इस तरीके से स्टेट्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाता है इंडिया में। क्लियर हुआ? ठीक है, और जब भी दे फील कि भाई उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, तो वहां पे क्या हो जाएगा? अल्टीमेटली सिविल वॉर। समझ में आया? ठीक है, इवन हर एक स्टेट को प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिले खुद को डेवलप करने की। हमारे यहां पे एक बॉडी है फाइनेंस कमीशन। कौन सी? फाइनेंस कमीशन। ठीक है, जो कि एक्चुअल में क्या बोलती है कि जो भी टैक्स का पैसा सेंटर के पास आएगा, उसका एक सर्टेन पोर्शन किसको मिलेगा? स्टेट्स को भी। किसको मिलेगा? स्टेट्स को भी। तो अगर सेंटर कलेक्ट करता है फॉर एग्जांपल 25 लाख करोड़ रुपीस, कितना? 25 लाख करोड़ रुपीस। राइट नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें से 41% शेयर करता है विद द स्टेट गवर्नमेंट। समझ में आया? सो दैट इनके माइंड में डिसकंटेनमेंट नहीं होना चाहिए भाई। ठीक है, तो वो जो टैक्स का पैसा है वो किसको इवन दिया जाता है? उसमें से एक शेयर स्टेट्स को। ठीक है, तो ये इंश्योर। और देखो यहां पे दिया हुआ है कि जब कभी भी ऐसा होता है ना कि अल्टीमेटली कोई भी व्हेन दे ट्राई टू मैनिपुलेट, व्हेन दे ट्राई टू डोमिनेट, ठीक है, देयर हैज ऑलवेज बीन अ फेलियर इन द फेडरलिज्म। ठीक है, यहां पे दिया हुआ है किसका केस? नाइजीरिया का। देखो ये चीज अफ्रीका में भी बहुत नीडेड है। क्यों पता है? बिकॉज अफ्रीकन कंट्रीज में मल्टीपल ट्राइब्स रहती हैं। कहते हैं मल्टीपल ट्राइब्स, एंड ट्राइब्स हैव दैट कॉन्सेप्ट ऑटोनॉमी।
कि हमारे लिए लो, हम खुद बनाएंगे, कोई और नहीं। तो नाइजीरिया में ऐसा ही कुछ हुआ, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये हो गया कि स्टार्टिंग में तो ये लोग साथ में आ गए, किस नाम पे बोल के भाई हम क्या बनाएंगे, फेडरेशन। बट दिक्कत क्या हुआ, इन लोगों में डर था कि कहीं वो लोग हमारा एरिया कैप्चर ना कर ले। एक कंट्री के अंदर डर आ रहे लोगों को, ठीक है। तो जब ये फियर क्रिएट होगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा भाई, ऑटोमेटिकली जो लोग हैं, ठीक है, जो वहां के अलग अलग लोग हैं, क्या वो अपने आप को पार्ट मान पाए इस कंट्री का, कभी नहीं। तो नाइजीरिया में भी वो चीज हुई थी, ठीक है, अभी भी होती है। और रिमेंबर, अफ्रीका में जो मेजॉरिटी ऑफ सिविल वॉर है वो इसी कारण से है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पूरा एक कंट्री है, ठीक है, इस कंट्री में यहां रहता है एक ट्राइबल ग्रुप, यहां पर दूसरा, यहां पर तीसरा, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल रिचेस्ट वाले कौन है, ये लोग, और इनके टैक्स के जो पैसे मिल रहे, डेवलप कौन हो रहा है, ये और ये उसके केस में जाएंगे कि नहीं, हमारा पैसा हमारे ऊपर ही खर्च होगा, सिविल वॉर, ठीक है। कहीं पे कोई रिसोर्स मिल गया इस जंक्शन पे, तो किस स्टेट का शेयर मिलेगा, इवन दे फाइट फॉर दैट एज वेल। तो अफ्रीका के अंदर सिविल वॉर्स के पीछे ये एक रीजन है, और इसका अल्टीमेट एक ही है सोल्यूशन, स्ट्रॉन्ग फेडरलिज्म। क्या चाहिए वहां पे, स्ट्रॉन्ग फेडरलिज्म। बिकॉज सी वहां पे तो कंट्री वहां बन गई इस झगड़ों के नाम पे, सुडान, साउथ सुडान, ठीक है, कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, दो कंट्रीज हैं। तो दिस इज हाउ कि इंडिया को अगर सस्टेन करना है तो इवन वी नीड टू रिस्पेक्ट व्हाट, फेडरलिज्म, डाइवर्सिटी, स्टेट्स के इंटरेस्ट और स्टेट्स के एस्पिरेशंस। क्लियर हुआ? यहां पे आर्टिकल 1 दिया हुआ है, ठीक है। याद है हमने बात की थी, क्या बोला गया है कि इंडिया इज व्हाट, यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। एंड व्हाट इज इंडियाज ऑफिशियल नेम? हाँ, क्या नाम है इंडिया का ऑफिशियली? हिंदुस्तान, भारत, और एक ही नाम है, हाँ, आर्यवर्त। फिर इंडिया का नाम पूछ रहा हूं मैं, बॉम्बे नहीं। क्या लगता है कितने नाम है इंडिया के ऑफिशियल नेम? 1, 2, 3, 4, कितने कितने हैं? एटलीस्ट गिव मी इन काउंटिंग। ओके, इंडिया और भारत, 3। कौन कौन से? इंडिया, भारत, हिंदुस्तान। कौन सा? इट इज इंडिया एंड भारत। हिंदुस्तान इज समथिंग जो हमारे हिस्टोरिकल नेम्स है, नॉट दी एक्चुअल एंड ऑफिशियल नेम। बिकॉज सी, इफ यू सी द वर्डिंग ऑफ आर्टिकल 1, क्या लिखा हुआ है? इंडिया दैट इज भारत। ये इंडिकेट कर रहा है ये दोनों नाम किससे बिलोंग करते हैं? इंडिया से, ठीक है। तो वेदर यू कैन कॉल भारत as प्रेसिडेंट और यू कॉल इंडिया as प्रेसिडेंट, दोनों ही एक्यूरेट है, दोनों ही एक्यूरेट है, दोनों ही लीगल है, दोनों ही ऑफिशियली करेक्ट है। इफ आई से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ भारत, सेम। क्लियर हुआ? बट इफ यू से, ठीक है, हिंदुस्तान के कौन आ रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर, ये ऑफिशियल नहीं है, ये सेंटिमेंटल है। लेकिन रिमेंबर, हिंदुस्तान इज टर्म विच इज ओनली लिंक्ड विथ उत्तर प्रदेश एंड बिहार। बाबर ने ये नाम सिर्फ इतने एरिया को दिया हुआ था, नॉट टू द होल इंडिया, इसलिए उसको वी कैन नॉट मेक द ऑफिशियल नेम। लेकिन ये बताओ ना, ये भारत और इंडिया, व्हाई दे केप्ट बोथ द नेम? किसी को रखा होता? व्हाई दे केप्ट बोथ द नेम्स? हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने दो नाम को एक्सेप्ट क्यों किया, किसी एक नाम को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? ये बताओ। सोचो।
हाँ तो मतलब वो कैरी फॉरवर्ड करेंगे हमेशा के लिए हम लोग। देखो रीजन ये था जो डिस्कस किया हम लोगों ने कि हिंदुस्तान हम बोलते तो हैं, बट इन हिस्ट्री हिंदुस्तान सिर्फ किसके लिए यूज हुआ था? नॉर्थ इंडिया के लिए, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया, इंडिया इज यूज्ड फॉर दैट इंडिया जो हमारे पास आज है, ठीक है। तो इसीलिए ये इंडिया नाम अडॉप्ट किया गया, बिकॉज इट इज मोर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एक्चुअल पार्ट जो हम कवर करते हैं। बिकॉज इफ यू सी इन पास्ट, ठीक है, भारतवर्ष जो नाम यूज हुआ है हमेशा, उसमें हर पार्ट ऑफ इंडिया जो आज हमारे पास है उसमें इंक्लूडेड नहीं होता है। बट इंडिया एक ऐसा टर्म है जिसमें हमारे जितने भी आज करंट रीजन्स हैं सब के सब क्या होते हैं? कवर्ड। पहली चीज, ठीक है। दूसरा कि भाई हमने बोला कि यार ऐसा भी ना हो कि हमारे पास नाम सिर्फ किसका हो? किसी फॉरेन कंट्री का दिया हुआ। तो हमने एक और नाम कौन सा रखा? भारत, which was more older, which was more wider than हिंदुस्तान, more wider than your हिंदुस्तान, ठीक है। तो ये दो नाम हमारे रखे गए ऑफिशियल ड्यू टू दीज रीजंस, ठीक है। चलो फिर यहां पे दिया हुआ है, ठीक है, कि पार्ट 11 के अंदर हमारे जितने भी चीजें हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स, एडमिन पावर एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स आर वेल डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ कि जिस तरीके से हमारे यहां पे एडमिनिस्ट्रेशन में, एग्जीक्यूटिव में फेडरलिज्म है, तो क्या जुडिशरी के अंदर भी फेडरलिज्म है क्या? अब भी जिस खत्म किया हम लोगों ने, तो अब क्वेश्चन मार्क आता है, क्या फेडरलिज्म का प्रिंसिपल डू वी अप्लाई इन द जुडिशरी ऑल्सो? यस और नो? यस और नो? जल्दी बताओ क्या लगता है? अरे भाई पूरा पढ़ लिया हमने, कहीं भी नाम आया था क्या? जब पढ़ा था हमने जुडिशरी, कहीं भी नाम था क्या फेडरलिज्म का वहां पे? नहीं, तो नहीं होगा ना यार, क्योंकि हमारे यहां जो जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड है। वो क्या है? इंटीग्रेटेड। फॉर एग्जाम्पल चलो मानते हैं संचार साथी ऐप किसका लॉ है? पार्लियामेंट का। किसका लॉ है? पार्लियामेंट का। अगर उसके थ्रू कुछ भी गलत होता है, राइट, तो तुम कहां जाओगे अपील करने के लिए? पहले सबऑर्डिनेट कोर्ट ना, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर कहां जाओगे? सुप्रीम कोर्ट। कि नहीं नहीं सेंटर का लॉ है तो सिर्फ कहां जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में। और स्टेट का सिर्फ कहां जाएंगे? हाई कोर्ट में ना। इवन अगर कोई स्टेट के लॉ में आपने क्राइम किया हुआ है, हाई कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया, यू आर नॉट सेटिस्फाइड, यू कैन अप्रोच किसको? सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है। तो वी डू नॉट हैव प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म कहां पे? इन दी जुडिशरी, because in judiciary even the states high court, subordinate courts gives judgments on central laws, and same supreme court also gives judgments on state laws. तो वहां पे ये प्रिंसिपल नहीं है, वहां पे पावर क्लियर कट डिवाइडेड नहीं किए गए हैं, ठीक है। इट इज ओनली इन द लेजिस्लेचर एंड इन एग्जीक्यूटिव, ठीक है। कहां कहां पे? सिर्फ legislature and executive, done?
चले आगे, तुक्का देखो वहां पे दिया हुआ है, ठीक है, कि जब हमारा संविधान बन रहा था तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या सोचा, भाई देखो नॉर्मली हमारे यहाँ पे हुआ था ऑलरेडी क्या पार्टीशन, किस नाम पे, कि भाई अगर कंट्री मुस्लिम्स रहे तो उनके राइट्स एंश्योर नहीं होंगे। भाई ऑलरेडी हमारी कंट्री में बाकी अदर लेवल पे क्या थी, वी ऑलरेडी हैड डाइवर्सिटी, तो चांसेस ये थे कि कल को कोई और ग्रुप क्या बोले आके ऐसा कि नहीं भाई इंडिया में रहते हुए हमारे राइट्स पूरे नहीं हो रहे, हमें क्या होना है, कंट्री से अलग होना है। तो वो फैक्टर भी ना रहे कि फ्यूचर में कंट्री की क्या ना बात हो, वन मोर पार्टीशन की, इसलिए गिव पावर टू स्टेट्स सो दैट लोकल लेवल पे कभी भी कंसर्न अराइज नहीं होंगे। समझ में आया? भाई पाकिस्तान के डिवाइड होने का मेन मसला वही था, उनका आर्ग्यूमेंट ये था, किसका, मुस्लिम लीग का, कि गवर्नमेंट जो बनेगी किसकी होगी, वो हिंदूज की होगी, हिंदूज विल बी इन मेजॉरिटी, तो उसमें मुस्लिम्स क्या रहेंगे, नेग्लेक्टेड, ठीक है। ये चांसेस तो यहां भी थे ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट बन जाए और साउथ इंडियंस क्या बोले, सारे कौन लोग मिनिस्टर्स हैं, नॉर्थ इंडियन, हमारा तो है ही नहीं उसके अंदर, हमको अलग होना है। तो वो नौबत ना आए इसलिए क्या दिया गया, भाई स्टेट्स को पावर दी गई, ठीक है। तो अलोंग विद द यूनिटी ऑफ अ नेशन ऑटोनॉमी भी दी गई किसको, स्टेट्स को, ये याद रखना हमेशा, ठीक है। दैट फियर और दैट पार्टीशन फैक्टर वाज आल्सो देयर, राइट। फिर यहां पे दिया हुआ है, ठीक है, वो सब्जेक्ट्स, ठीक है, वो सब्जेक्ट्स जिन्हें डिवाइड किया गया, डिवाइड कैसे किया गया वो डिस्कस कर लिया हमने ऑलरेडी, याद है। यूनिफॉर्मिटी चाहिए, लोकल ट्रीटमेंट चाहिए, या फिर यूनिफॉर्मिटी है बट डिजायरेबल है, तो वही चीजें यहां पे वापस लिखी हुई हैं, ठीक है। तो दिया हुआ है कि पहले कितने कितनी पावर्स थी, आज कितनी बची हुई है। रिमेंबर ओरिजिनली देखा जाए तो आपकी यूनियन लिस्ट में सिर्फ कितना था, 97, कितना था इन द कॉन्करेंट ओनली 47, और यहां कितना था 66। बट गवर्नमेंट ने क्या किया, स्पेशल ड्यूरिंग इंदिरा गांधी टाइम, ठीक है, अमेंडमेंट किया और जो सब्जेक्ट्स यहां थे उसे वहां से कहां डाल दिया, उठा के कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर। समझ में आया? तो वो चीजें हुई हैं, ठीक है। जो डिस्कस किया था हमने कि व्हाट इज रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स, डिस्कस किया था कि जिसका नाम तीनों में नहीं है वो किसमें आता है, और वो पावर किसके पास होती है, सेंटर के पास, दैट्स इट, ठीक है। अब यहां पर आती है बात कि ठीक है भाई हम लोगों ने अपने यहां पे रखा, कोई बात नहीं कि वी नीड टू गिव पावर टू स्टेट्स, बट हमने ये भी इंश्योर किया कि उन सबके ऊपर कौन बैठेगी, एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर तुम आज भी देखो इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस कोई भी स्टेट कितना भी रिच क्यों ना हो इंडिया में, अल्टीमेटली किस पे डिपेंड होता है, वो सेंटर से आने वाले फंडिंग के ऊपर, किससे, सेंटर से आने फंडिंग के ऊपर। और रिमेंबर इट इज नॉट काइंड ऑफ कि ऐसा हुआ क्यों हुआ, इट इज समथिंग जिसको डेलिब्रेट किया गया है, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट टैक्स के सोर्सेस थे ना वो किसको दे दिया गया, यूनियन को, जहां से मोटा पैसा आने वाला था, और जहां से कुछ नहीं आने वाला किसको दिया, उठा के स्टेट्स को, राइट। तो चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे कितनी भी स्ट्रांग इनकी इकोनॉमी हो, दे आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन सेंटर। और ये किया गया जानबूझ के, सो दैट कल को ये स्टेट्स ऑटोनॉमी की बात करना, कंट्री से अलग होने की बात करना, या कंट्री के यूनिटी में डिस्टर्बेंस क्रिएट करना, ऐसी एक्टिविटीज ना कर सके। समझ में आया? इसीलिए इनको रखा गया है फाइनेंशियली डिपेंडेंट, किसके ऊपर, सेंटर के ऊपर, ठीक है। जब डिजाइन बनाया गया, जब बनाए गए प्रोविजंस, इट वाज इन देयर माइंड कि रखना ही ऐसे है, गलती नहीं हुई जो उसको इंप्रूव करो, देवर इन दैट, ये माइंड में था उनके कि स्टेट्स को रखना है फाइनेंशियली डिपेंडेंट। ये भी इंश्योर किया कि भाई स्टेट में जो भी लॉ बने सेंटर की नजर उस पर होनी चाहिए, इसलिए किसकी बात की, अपॉइंटमेंट ऑफ
गवर्नर्स इन द स्टेट, कौन अपॉइंट करता है इनको? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब सेंटर का आदमी कहां बैठा हुआ है? स्टेट्स के अंदर भी। क्लियर? तो वो चीजें स्टार्टिंग से जो हमारे संविधान मेकर्स थे, देवर नोइंग कि ऐसा पॉसिबल होगा इन फ्यूचर, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए भी दे मेड एंटायर मैकेनिज्म। समझ में आया? ठीक है। और एक नाम सुना होगा आप लोगों ने 5 ईयर प्लान्स के बारे में, सुना है? पंचवर्षीय योजना, कि ये पहले सेंटर बनाती थी, ठीक है, पूरे इंडिया के लिए, और अकॉर्डिंगली फंड्स डिस्ट्रीब्यूट किस करती थी? स्टेट्स को। वही था फाइनेंशियल डिपेंडेंस बना के रखना स्टेट्स का, किसके ऊपर? सेंटर के ऊपर। राइट? तो यहां पे दिया हुआ है कि वो कौन कौन से प्रोविजंस हैं जो सेंटर को ज्यादा स्ट्रांग बनाती हैं। पहली बात, अब अगर हम बात करें आर्टिकल 1 तो हमने पढ़ा क्या होता है, ठीक है। अब आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3, एनीवन हैविंग एनी आइडिया व्हाट इज आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3? किसके रिगार्ड में है? एटलीस्ट ये बता कम से कम मेरे को। डोंट टेल मी कि क्या है वो आर्टिकल, किसके रिगार्ड्स में, एटलीस्ट मुझे वो बता दो। यस, देखो आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4 जो है, इट इज इन रिगार्ड्स टू यूनियन एंड स्टेट्स, यूनियन एंड स्टेट्स के बारे में। उसमें भी जो आपका आर्टिकल 3 जो है ना, आर्टिकल 3 टॉक्स अबाउट कि अगर पार्लियामेंट चाहे, कौन? अगर पार्लियामेंट चाहे, वो किसी भी स्टेट का डिवीजन कर सकती है, उसकी बाउंड्री चेंज कर सकती है, उसका नाम तक बदल सकती है। कौन? पार्लियामेंट। ठीक है। एक फ्रेज है हमारे कंट्री के लिए, इंडिया इज इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। क्या बोला मैंने? इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। दैट मीन्स व्हाट? ये जो यूनियन है ये कहीं ब्रेक हो सकता है क्या? नहीं। याद है आर्टिकल 1, कोई भी स्टेट हमसे अलग नहीं हो सकता। तो हम क्या बन गए? इनडिस्ट्रक्टिबल। नो वन कैन डिस्ट्रॉय द कंट्री, बट स्टेट्स कैन बी डिस्ट्रॉयड। स्टेट्स कैन बी डिस्ट्रॉयड। लेट्स से जब भी हम बात करते हैं, पहले था यूपी, ब्रेक हुआ, यूपी एंड उत्तराखंड बना। बिहार ब्रेक हुआ, बिहार एंड झारखंड बना। मध्य प्रदेश ब्रेक हुआ, एमपी और छत्तीसगढ़ बना। जम्मू कश्मीर स्टेट था, यूटी बन गया। समझ में आया? मतलब किसी भी स्टेट का जो टेरिटोरियल फ्यूचर है, कौन सा वाला? टेरिटोरियल, वो किसके हाथ में है? पार्लियामेंट के हाथ में। अब मैंने टर्म पे क्यों किया एम्फोसिस? सी, अगर बात करें हम लेजिस्लेटिव पावर्स और एग्जीक्यूटिव पावर्स के मामले में, स्टेट्स ऑटोनोमस हैं। स्टेट्स क्या है? ऑटोनोमस। बट इन मैटर ऑफ देयर टेरिटोरियल एग्जिस्टेंस वो ऑटोनोमस नहीं है। इट इज ऑन पार्लियामेंट कि वो उनके साथ कोई भी चेंजेस कर सकती है। एनी एग्जांपल कि किसी स्टेट का नाम चेंज हुआ हो? एनीवन? स्टेट का, डिस्ट्रिक्ट का नहीं। रिमेंबर, मद्रास तमिलनाडु, मैसूर कर्नाटका। समझ में आया? उत्तरांचल उत्तराखंड। तो नाम चेंज हुए हैं। क्लियर हुआ? ठीक है। और ये सब काम कौन करता है? पार्लियामेंट। ठीक है। अब पार्लियामेंट ये काम करता कैसे है? रिमेंबर, पार्लियामेंट व्हाट दे डू, पार्लियामेंट में ऐसा अगर कोई बिल आना है, कौन सा वाला? स्टेट के रिगार्डिंग, या कहें तो आर्टिकल 3 के रिगार्डिंग। ठीक है। तो उस बिल के लिए पहली बात तो या तो बिल कहां आएगा? लोकसभा में, या तो कहां आएगा? मतलब किसी भी हाउस में इनिशिएट वो हो सकता है। लेकिन उसको इनिशिएट करने से पहले किसका रिक्वायर्ड है? प्रायर अप्रूवल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का।
व्हाट प्रेसिडेंट विल डू, वो बिल को रेफर करवाएंगे उस स्टेट से, कहां पे, उस स्टेट की विधानसभा से। लेट से कल को बात उठे, और जो बात चल भी रही है कि महाराष्ट्र का भी हो डिवीजन, विदर्भ सेपरेट करो फ्रॉम महाराष्ट्र। किसको? विदर्भ को सेपरेट करो फ्रॉम महाराष्ट्र। कल को अगर पार्लियामेंट इसके ऊपर काम करना चाहे, ठीक है, तो ऐसा कोई भी बिल पार्लियामेंट में आए उससे पहले किसका अप्रूवल चाहिए होगा? प्रेसिडेंट का। और प्रेसिडेंट वो बिल कहां रेफर करवाएंगे? महाराष्ट्र की विधानसभा के पास, कि व्हाट इज योर ओपिनियन, नॉट योर डिसीजन। मतलब स्टेट के पास जो बिल आया है ना, इट इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी। सेंटर वो करे, करना है उसको, बस पूछ के देख रहा है, कर दे, यू आर लाइक सर मत करना, करेंगे। तो स्टेट क्या बोलता है? सेंटर के पास बाइंडिंग नहीं है, सेंटर विल प्रोसीड, राइट। और ये ऐसा बिल सिंपल मेजॉरिटी से पास हो सकता है। किस मेजॉरिटी से? सिंपल मेजॉरिटी से। सो आर्टिकल 4 जो है वो यही बात बोलता है कि आर्टिकल 3 के अंदर ये काम करने की पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। और वो ये काम कर सकता है ओनली विद द, समझ में आया? आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4 क्या है, ठीक है। अब आर्टिकल 2 को भी एक बार देख, क्या है ये देखो, रिमेंबर आर्टिकल 2 उन एरियाज के लिए है जो राइट नाउ पार्ट नहीं है इंडिया का, बट कल को अगर हमें उन्हें शामिल करना हो इंडिया में, तो आर्टिकल 2 के थ्रू वो पावर भी किसके पास है? पार्लियामेंट के पास ही है। फॉर एग्जाम्पल गोवा, पुदुचेरी, राइट, सिक्किम। तो जब हम 1947 में आजाद हुए थे, दे वर नॉट पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। पुदुचेरी 1962, गोवा 1961, सिक्किम 1975। तो आर्टिकल 2 के थ्रू पार्लियामेंट के पास अधिकार है कि ऐसे किसी भी नए पार्ट का करना एडमिशन, क्या करना उसका? एडमिशन। और जो ऑलरेडी इंडिया के पार्ट है उनमें कुछ करना है चेंजेस, तो कौन सा? आर्टिकल 3, याद रहेगा, आर्टिकल 2 आर्टिकल 3। तो ये आर्टिकल 3 क्या इंडिकेट कर रहा है? कि सेंटर ज्यादा स्ट्रांग है एज कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। एक तो ये पॉइंट हो गया। फिर एक आता है इमरजेंसी प्रोविजंस। कौन सा? इमरजेंसी प्रोविजंस, ठीक है। दैट इज आर्टिकल 352, 356 एंड आर्टिकल 360, राइट। अब ये इमरजेंसी क्या होता है ये डिस्कस करेंगे अगली क्लास के अंदर, ठीक है, बिकॉज इट टेक्स टाइम। तब तक जो बाकी चीजें हैं उसकी बात करते हैं। एग्जाम्पल, फाइनेंशियल पावर्स डिस्कस किया हमने ऑलरेडी, क्योंकि हमारे यहां पे क्या है, जो भी मेन सोर्स है किसको दिया हुआ है? सेंटर को, ठीक है। और हालांकि सेंटर के ऊपर भी एक बर्डन है कि भाई एक बॉडी होती है, कौन सी? फाइनेंस कमीशन। कौन सी बॉडी? फाइनेंस कमीशन नाम की बॉडी होगी, जो सेंटर को ये रिकमेंड करेगी कि भाई आपको इतना पैसा अपना शेयर करना चाहिए विद द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। भाई अब तक 15 फाइनेंस कमीशंस बन चुकी है इंडिया में। ये कमीशंस बनती है 5 साल के लिए, ठीक है। और अब 16th का भी होने वाला है अनाउंसमेंट, ठीक है। तो बताइए यहां कितना शेयर करना चाहिए पैसा। तो उस तरीके से भी, ठीक है, फाइनेंशियली हम कंट्रोल रखते हैं। इवन पहले हमारे यहां पे एक बॉडी थी, कौन सी? प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसके ऊपर भी कंट्रोल सेंटर का था। तो कहां पे कौन से प्रोजेक्ट होंगे, कितना फंड जाएगा, ठीक है, वो भी कौन हेड करता था उस टाइम पे? प्लानिंग कमीशन। So by all these methods, we tried to kept the control of center over the states. ठीक है। द ऑफिस ऑफ, जस्ट बात की हम लोगों ने, भाई गवर्नर डुअल रोल प्ले करता है। एक वो किसका आदमी होता है? सेंटर का। दूसरा हेड ऑफ द स्टेट होता है उस स्टेट का, राइट। अब गवर्नर का रोल इतना क्यों इंपॉर्टेंट है? रिमेंबर, स्टेट की असेंबली से जो भी बिल पास होगा वो लॉ कब बनेगा? जब कौन साइन करेगा उस पे? गवर्नर। समझ में आ रहा है? तो मतलब स्टेट में अगर लॉ बन रहा है
तो वहां पे सेंटर का भी स्टेक है। अगर ये भाई साहब नहीं करेंगे साइन तो वो बिल लॉ बनने वाला है क्या? नहीं। और गलती से इन्होंने लिख के भेज दिया ऊपर कि भाई संभल नहीं रहा इन लोगों से स्टेट, यहां क्या इंपोज कर दो, प्रेसिडेंट रूल। इट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ इमरजेंसी जो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। अगर गवर्नर रिकमेंड कर दे कि क्या लगा दो यहां पे प्रेसिडेंट रूल, सेंटर लगा देगी। और जैसे ये लगेगा यहां पे गवर्नमेंट सस्पेंड, विधानसभा सस्पेंड। अब उस स्टेट का जो बजट कहां से पास होगा पता है? पार्लियामेंट से। ये पावर्स होती हैं, ठीक है। फिर हमने बात की ग्रेटर एग्जीक्यूटिव पावर्स टू द स्टेट, ठीक है। मतलब हमने बात की थी कि अगर राज्यसभा को यह लगता है कि किसी स्टेट लिस्ट के मुद्दे पे, किस पे? किसी स्टेट लिस्ट के मुद्दे पे सेंटर लॉ बनाए तो वो उसके लिए इनिशिएट कर सकती है ओनली फॉर 1 ईयर। याद है, नेशनल कुछ इंपॉर्टेंस काम आ जाए तो बिना अमेंडमेंट में जाए हुए एक और रास्ता किसके पास है? राज्यसभा के पास है, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीजें यहां पर हो जाती हैं, राइट, और काम करती हैं। तो विल स्टॉप हियर ओनली। क्लियर हुआ? तो तुम्हारा काम क्या है? आज घर जाके पूरा जुडिशरी रिवाइज करना। आज जो हुआ वो भी, लास्ट टाइम जो हुआ था वो भी, और साथ साथ ये चैप्टर टिल द ग्रेटर एग्जीक्यूटिव पावर्स टू सेंटर भी रिवाइज करना है, बिकॉज हम कल फिर मिलेंगे। नहीं, ठीक है, चलो।